बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद मंसूर वक्कास और आप हैं मेरे चैनल मंसूर कहानियां पर। आइए सुनते हैं देवता कहानी की अगली एपिसोड। चंडाल जोगिया जागती आंखों से ख्वाब देखने लगा। उसने बेटे से कहा, ठीक है, मैं भारत सरकार से बात करूंगा। उनको बताऊंगा कि मैं टेलीपैथी जानता हूँ, उनके बहुत काम आ सकता हूँ। मगर एक बात है। क्या बात है? मैं अनिल शर्मा को अपना मामूल बनाकर रखूंगा। उसकी टेलीपैथी से खुद फ़ायदा उठाऊंगा। उसे अपना मामूल नहीं बनाऊंगा तो वो मेरी बेटी का गुलाम बनकर नहीं रहेगा। उसकी कज़न फिर उसे छीन कर ले जाएगी। आप ठीक कहते हैं। अनिल का तो आप अपने ही बस में रखें। इस तरह वो हमारी अनीता से वफादारी करता रहेगा। उसका अफसर डीजी अच्छी तरह पी लेने के बाद मदहोश हो गया था। उसने सिपाहियों को बुलाकर कहा, ये मेरे साथ हरिपुर जाने वाले थे मगर अब इस काबिल नहीं रहे। तुम इन लोग का ख्याल रखो, मैं ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। वो उससे रेस्ट हाउस से निकलकर अपनी कार में आकर बैठ गया। इसे स्टार्ट करके हरिपुर की तरफ जाने लगा। चंडाल जोगिया ने कहा, अब मैं अपने भारतीय हुक्मरानों से राब्ता करने जा रहा हूँ। वह दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर होकर सोचने लगा कि किस हुक्मरान से पहले राब्ता करे। उसे किसी का लबो लहजा भी याद नहीं था। उसने थोड़ी देर सोचने के बाद तमिलनाडु के एक मिनिस्टर की तस्वीर निकाली, उसकी आंखों में झांक कर देखा, फिर उसके दिमाग में पहुंचकर उसके ख्यालात पढ़ने लगा। उसने उस मिनिस्टर को इस बात पर माइल किया कि वह दिल्ली के काला हाकिम से फ़ोन पर राब्ता करे। उसने चंडाल की मर्जी के मुताबिक राब्ता किया। दूसरी तरफ से उस हाकिम की आवाज़ सुनाई दी। वो आवाज़ सुनते उसके दिमाग में पहुंच गया। थोड़ी देर तक उसके ख्यालात पढ़ता रहा, फिर उसे मुखातिब किया, हेलो, मैं तुम्हारे अंदर बोल रहा हूँ। उसने चौंक कर रिसीवर रखते हुए पूछा, तुम कौन हो? मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। ये तुम सुन ही रहे हो कि टेलीपैथी जानता हूँ, इसलिए तुम्हारे अंदर मौजूद हूँ। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम सचमुच एक टेलीपैथी जानने वाले हो? हाँ, मैं यही दावा करता हूँ कि मैं पैदाइशी हिंदुस्तानी हूँ। मेरे आबा अजदाद यहीं पैदा हुए, मगर मैं कोई ऊंची ज़ात का ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं छोटी ज़ात का हूँ, लेकिन काम बड़े बड़े करता हूँ। वो बेयकीनी से बोला, तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो। मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि तुम एक हिंदुस्तानी बनकर मेरे अंदर आए हो। तुम्हें मालूम हो चुका है कि हमें एक हिंदुस्तानी टेलीपैथी जानने वाले की ज़रूरत है। अगर ये हमें ना मिला तो अमेरिका जैसी सुपर पावर हमसे नाराज़ हो जाएगी। हाँ, ये तो मुझे मालूम है, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। लेकिन मैं सर से पाँव तक जन्म जन्म का हिंदुस्तानी हूँ। फरहाद और उसके कुछ टेलीपैथी जानने वाले अच्छी तरह हिंदी बोल लेते हैं। क्या तुम उनमें से नहीं हो सकते? मैंने फरहाद का नाम बहुत सुना है, लेकिन कभी उससे सामना नहीं हुआ। तुम अपने दूसरे हुक्मरानों को बुलाओ, उनके साथ मीटिंग करो, मेरी उनसे बात कराओ। देखो वो लोग मेरे को तस्लीम करते हैं या नहीं। अगर नहीं करेंगे तो मैं चला जाऊंगा। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अपने एक टेलीपैथी जानने वाले की ज़रूरत है और तुम्हारी यह ज़रूरत मैं ही पूरी कर सकता हूँ। उसने फ़ोन के ज़रिए कई मिनिस्टर और आर्मी के आला अफसरान को मुखातिब किया। एक टेलीपैथी जानने वाला खुद को हिंदुस्तानी कह रहा था, खालिस हिंदी बोल रहा था। लिहाजा आप सब एक जगह जमा हो जाएं ताकि उससे बातें की जा सकें। 1 घंटे के अंदर तमाम भारतीय काबरीन और आर्मी के आला अफसरान एक कॉन्फ्रेंस रूम में जमा हो गए। चंडाल जोगिया एक बॉडीगार्ड की आवाज़ सुनकर उसके अंदर आ गया। फिर उसकी ज़ुबान से बोला, मैं इस बॉडीगार्ड के अंदर हूँ और इसकी ज़ुबान से तुम सबको मुखातिब करूँ। वो अपना नाम और अता पता बताते हुए अपना तारुफ कराने लगा। उसने कहा, मैं काले जादू में बड़ी महारत रखता हूँ और मद्रास सूबे में बहुत मशहूर हूँ। आर्मी के काला अफसर ने पूछा, तुमने टेलीपैथी कैसे सीखी है? उसने जवाब दिया, मैंने बड़े ज्ञान ध्यान के बाद ये इल्म हासिल किया। मैं बरसों तक दिन रात मेहनत करता रहा, ख्याल ख्वानी सीखने के लिए अपने काले मंत्रों का भी सहारा लेता रहा। आखिर मुझे कामयाबी हो गई। मैं पिछले 1 बरस से किसी के भी दिमाग में जाता हूँ तो कामयाबी से उसके अंदर पहुँच कर उसके ख्यालात पढ़ने लगता हूँ। फिर उसे जैसे मैं चाहता हूँ वो वैसे ही नाचने लगता है। एक हाकिम ने पूछा, जब तुम 1 बरस से टेलीपैथी जानते हो तो अब तक कहाँ छुपे हुए थे? तुमने कभी अपनी टेलीपैथी का मुजाहरा नहीं किया? क्या कभी मुल्क से बाहर गए हो? कभी दूसरे टेलीपैथी जानने वालों से तुमने मुकाबला किया है? मैंने कभी किसी टेलीपैथी जानने वाले से बात तक नहीं किया है। फरहाद अली तैमूर का नाम बहुत सुना है। ये मालूम हुआ है कि उसके कितने ही रिश्तेदार टेलीपैथी जानते हैं और इतना मालूम हुआ है कि अमेरिका में भी कुछ टेलीपैथी जानने वाले हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानता। क्या तुम अपने देश की दाखिला और खारजा पॉलिसी के बारे में कुछ जानते हो? मेरे को सियासत से कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जादू टूने और टेलीपैथी के जरिए माल कमाता हूँ और बहुत खुश रहता हूँ। तुम अपने देश के तमाम हालात से वाकिफ़ नहीं हो। तुम्हें सारी दुनिया के मामलात से भी कोई दिलचस्पी नहीं। टेलीपैथी जानने वालों से भी अच्छी तरह वाकिफ़ नहीं हो। तुम्हारी बातों से और लहजे से पता चलता है कि ज़्यादा तालीम याफ्ता भी नहीं हो। मैंने 10 जमातें पढ़ी हैं। अंग्रेज़ी अच्छी तरह पढ़ लेता हूँ, लिख लेता हूँ, समझ लेता हूँ, लेकिन बोलते वक्त अटक अटक कर बोलता हूँ। हमें ये मालूम करके बहुत खुशी हो रही है कि हमारे देश का रहने वाला और हमारे धर्म वाला टेलीपैथी जानता है। लेकिन सच बात यह है कि अभी तक हमें यकीन नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे फरहाद अली तैमूर हमारे खिलाफ कोई साजिश कर रहा है और अपने किसी आलाकार को टेलीपैथी जानने वाला बनाकर पेश कर रहा है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि फरहाद अली तैमूर से मेरी कोई जान पहचान नहीं। तुम यकीन कर सकते हो करो। फिर ये कि जब मुझ पर यकीन करोगे, जब मैं तुम्हारे सामने आऊँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, तुम्हारे साथ काम करूँगा,
तो तुम खुद अपनी आंखों से देखोगे कि मैं टेलीपैथी जानता हूँ या नहीं। ये सुनकर सभी खुश हो गए। एक आल अफसर ने कहा, अगर तुम हमारे पास आओगे, हमारे साथ रहोगे और हमारी आंखों के सामने टेलीपैथी के जरिए अपने देश और अपनी जनता की सेवा करोगे, तो हमें पूरी तरह यकीन आ जाएगा। हम तुम्हें सर आंखों पर बिठा कर रखेंगे। वो बोला, मद्रास शहर से कुछ फासले पर एक छोटा सा शहर रुस्तमपली है। मैं वहाँ रहता हूँ। सुबह आओगे तो मुझसे मुलाकात होगी। तुम चाहो तो अभी वहाँ जाकर मेरे बारे में मालूमात हासिल कर सकते हो। सभी मुझे बहुत बड़े और ख़तरनाक जादूगर की हैसियत से जानते हैं, लेकिन ये कोई नहीं जानता कि मैं ख्याल ख्वानी भी करता हूँ। सुबह तुम मेरे को दिल्ली की राजधानी लेकर चलोगे तो मैं ज़रूर तुम्हारे साथ चलूँगा। वो सब खुश हो रहे थे क्योंकि वो उनकी दिल की बातें कर रहा था। वो दरअसल यही चाहते थे कि ये टेलीपैथी जानने वाला उनके ज़ेरे साए उनके सामने रहा करे ताकि उस पर एतमाद रहे। उनमें से एक ने कहा, चंडाल जोगिया, तुम हमारे दिल की बातें कर रहे हो। हम तुम्हें कितना मान मर्तबा देंगे और किस तरह सर आंखों पर बिठाएंगे, ये तुम आइंदा देखोगे। हम अभी तुम्हारी रिहाइश के लिए एक महलनुमा बंगले का इंतजाम कर रहे हैं। वहाँ तुम्हारी खिदमत के लिए दास और दासियाँ होंगी और मुसल्ला बॉडीगार्ड्स होंगे, क्योंकि टेलीपैथी जानने वालों के हज़ारों लाखों दुश्मन होते हैं। इसलिए तुम हमेशा सख्त सिक्योरिटी में रहोगे। तुम मेरी इज्जत करोगे, मेरा मान बढ़ाओगे, तो मैं भी तुम लोगों की हमेशा इज्जत करूँगा और तुम्हारे काम आता रहूँगा। अभी मैं काम से जा रहा हूँ। अब सुबह रुस्तमपली में मुलाकात होगी। यह कहकर वो खामोश हो गया, लेकिन वहाँ से नहीं गया। उसी बॉडीगार्ड के अंदर रहकर उनकी बातें सुनने लगा। वो आपस में बोल रहे थे, ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे देश में हमारे ही धर्म वाला एक शख्स टेलीपैथी जानता है। अब अमरीकी अकाबरीन को यकीन हो जाएगा कि हम सच कह रहे थे और हमारा टेलीपैथी जानने वाला अब गूंगा नहीं रहा, उनके दिमागों में आकर बोलने लगा है। एक हाकिम ने पूछा, हम उस नए टेलीपैथी जानने वाले पर किस हद तक एतमाद कर सकते हैं। एक आला अफसर ने कहा, हमें आंखें बंद करके एतमाद करना होगा। अब सबसे मेरी एक दरख्वास्त है कि इसे भगवान की तरफ से भेजी हुई गायबाना मदद समझें। उस पर किसी तरह का शक व शुबा ना करें। हम ना कभी उस पर किसी से तनवीमी अमल कराएंगे और ना ही उसे अपना गुलाम बनाना चाहेंगे। ये हमारे साथ मोहब्बत, दोस्ती और देशभक्ति के जज्बे से काम करता रहेगा तो हम इसके आगे झुकते रहेंगे और इसकी हर बात मानते रहेंगे। चंडाल जोगिया बड़ी देर तक उनकी बातें सुनता रहा। ये यकीन करता रहा कि वो लोग कभी उसे धोखा नहीं देंगे, उसे अपना बनाकर अपने साथ रखेंगे। वो मुतमईन होकर अपने बेटे हंसराज जोगिया के पास हरिपुर पहुंच गया। उसने कहा, बेटे, भारतीय हुक्मरानों से मेरी बात हो चुकी है। वो सब बहुत खुश हैं। मुझे लेने के लिए आएंगे और मैं उनके साथ राजधानी चला जाऊंगा। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब भारत के तमाम हुक्मरान और आर्मी वाले आपको अपने से ज़्यादा ऊंचा मर्तबा देंगे। आप हुक्मरान ना होते हुए भी उनसे अपना हर हुक्म मनवाते रहेंगे। अब सबसे ज़रूरी काम ये रह गया है कि फरमान को अपने काबू में करना है। तुम वहाँ पहुँच ही गए हो, बोलो अब क्या करना है। मैं आप ही का इंतज़ार कर रहा था, अब आप आ गए हैं। मैं अनिल शर्मा और अनीता के कमरे में जा रहा हूँ। मैंने यहाँ के इंस्पेक्टर और सिपाहियों को अच्छी तरह ताकीद किया है कि अनिल के सामने सब गूंगे बने रहें, अपनी ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी ना बोलें, नहीं तो वो उनके दिमागों में आकर उनका सत्यानाश कर देगा। ठीक है, तुम जाओ, फिर मैं तुम्हें वहाँ जैसा कहूँ तुम वैसा ही करना। वो पुलिस इंस्पेक्टर और चंद सिपाहियों के साथ उस कमरे के दरवाजे पर आया, फिर वहाँ दस्तक दी। अंदर से फरमान की आवाज़ आई। उसने पूछा, कौन है? हंसराज जोगिया ने कहा, मैं इंटेलिजेंस का चीफ हूँ, दरवाज़ा खोलो। फरमान ने अनीता की तरफ ताज्जुब से देखा, फिर कहा, इंटेलिजेंस वालों को हमसे क्या काम हो सकता है? फिर उसने ख्याल ख्वानी की प्रवास की। हंसराज जोगिया के अंदर आना चाहा तो उसने सांस रोक ली। फरमान ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर अनीता से कहा, बाहर कुछ गड़बड़ है। जो शख्स आया है वो सांस रोक सकता है, या इंटेलिजेंस का वो अफसर, योगा का माहिरा, या हमारा कोई दुश्मन है। अनीता की दिमागी तवानाई अभी तक बहाल नहीं हुई थी। चंडाल जोगिया उसके अंदर पहुंचा हुआ था और फरमान की बातें सुन रहा था। अनीता ने उसकी मर्जी के मुताबिक कहा, वो कानून का मुहाफिज है, इंटेलिजेंस का चीफ है, सेहतमंद होगा, योगा का माहिर हो सकता है, तुम्हें शुबा नहीं करना चाहिए। दरवाज़ा खोलो, वरना वो हम पर शुबा करेंगे और तरह तरह के इल्ज़ामात आयद करेंगे, क्योंकि हम शादीशुदा नहीं हैं। फरमान मजबूर था। उसने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो बाहर हंसराज जोगिया के साथ पुलिस इंस्पेक्टर और 4 सिपाही खड़े हुए थे। वो दरवाज़ा खुलते ही अंदर दाखिल हो गए। फरमान ने पूछा, क्या बात है, आप क्यों आए हैं? कोई वजह तो बताएं। हमारी इजाज़त के बगैर कमरे में क्यों घुस आए हैं? हंसराज जोगिया ने कहा, हमें मालूम हुआ है कि तुम इस लड़की को कहीं से भगा कर लाए हो, इसलिए हम इंक्वायरी करने आए हैं। आपको गलत इतला मिली है, मैं इसे भगा कर नहीं लाया हूँ, ये मेरी बीवी है। क्या तुम्हारे पास सबूत है ये तुम्हारी बीवी है? क्या इसके शनाख्ती कार्ड पर लिखा हुआ है कि ये तुम्हारी मिसेज है? अनीता ने कहा, मैं अपना शनाख्ती कार्ड घर में भूल आई हूँ। वो बोला, कोई बात नहीं, हम तुम्हारे घर जाकर सिर्फ शनाख्ती कार्ड ही नहीं, मैरिज सर्टिफिकेट भी देखेंगे। फरमान ने पूछा, आप क्यों ख्वामखा हम पर शुबा कर रहे हैं? हमने आपको या किसी और को नुकसान नहीं पहुंचाया, यहाँ सिर्फ एक रात रहने के लिए आए हैं, सुबह चले जाएंगे। हम जाने देंगे तब जाओगे, अभी तो हम तुम्हें यहाँ से खींचते हुए ले जाएंगे। उसकी बात खत्म होते ही
अचानक फरमान ने इंस्पेक्टर को खींचकर उसकी गर्दन दबोच ली, फिर उसके हॉलिस्टर में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकालना चाहा, लेकिन उसे निकालने में देर हुई। एक सिपाही ने राइफल के कुंदे से उसके सर पर जरब लगाई, बड़ी जोरदार जरब लगाई थी। उसका सर चकरा गया। हंसराज ने उसके मुंह पर घूंसा मारा। वो लड़खड़ाकर पीछे दीवार से टकरा कर गिर पड़ा। सर चकराने के बाइस अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि उठकर मुकाबला करता, फिर भी वो संभलने की कोशिश कर रहा था। ऐसी वक्त चंडाल जोगिया उसके अंदर पहुंच गया। फिर उसने हंसते हुए फरमान को मुखातिब किया, तुमने मुझे बहुत दौड़ाया है, आखिर मेरी मुट्ठी में आ ही गए। ये कहते उसने एक हल्का सा जल्जला उसके दिमाग में पैदा किया। वो चीखें मारकर फर्श पर तड़पने लगा, हाथ पांव झटकने लगा। अनीता आकर उसे लिपट गई, पूछने लगी, तुम्हें क्या हो रहा है? फिर वो अपने बाप को आवाज़ देने लगी, पिताजी आप कहाँ हैं? कहाँ हैं? जल्दी आएँ, देखें मेरे अनिल के साथ क्या हो रहा है, इसे बचाएं, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। चंडाल जोगिया खामोश रहा। वो नहीं चाहता था कि अपनी मौजूदगी जाहिर करे। बेटी को उसकी मौजूदगी का इल्म होगा तो वो उससे मदद मांगेगी। हंसराज जोगिया ने इंस्पेक्टर और सिपाहियों से कहा, तुम सब नीचे जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। इंस्पेक्टर सिपाहियों के साथ वहां से चला गया। चंडाल जोगिया ने बेटे के पास आकर कहा, अनीता मुझे मदद के लिए पुकार रही है, लेकिन मैं अभी खुद को जाहिर नहीं करूंगा। ये हमारे मामलात को ना समझ रही है और ना समझेगी कि हम भारत सरकार के साए में रहकर कितना ऊंचा खेल खेलने वाले हैं और दुनिया के सबसे दौलतमंद सेठ बनने वाले हैं। हंसराज जोगिया ने कहा, आप बेटी की चिंता न करें, ये मेरी भी बहन है, हम इससे दुश्मनी नहीं कर रहे हैं। जब यह अनिल पूरी तरह आपके काबू में आ जाएगा, आपका गुलाम बन जाएगा, तो इसमें अनीता का ही फायदा है। वो हमेशा इसका फर्मा बरदार बनकर रहेगा। तुम ऐसा करो कि रिवॉल्वर निकाल कर अनिल का निशाना लो, ट्रैगर दबाओ, फायर की आवाज़ आनी चाहिए, लेकिन इसे गोली नहीं मारनी, इसे जिंदा रखना है। तो फिर फायर करने का फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा मैं जानता हूँ। मैं अनीता के दिमाग पर कब्जा जमाए रखूंगा और उसे यह तासर दूंगा कि इसे गोली मार दी गई है, अब ये मर चुका है। हंसराज जोगिया ने अपना रिवॉल्वर लेकर उसका निशाना लिया। अनीता ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया। उसने बहन को एक तरफ झटक कर धक्का दिया, फिर फरमान का निशाना लेकर ट्रैगर दबाया। उसे गोली नहीं मारी, लेकिन अनीता को ऐसे लगा जैसे उसे गोली मार दी गई हो। चंडाल जोगिया उसके दिमाग पर कब्जा जमाए हुए था। वो ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी, चकराकर फर्श पर गिरी और बेहोश हो गई। चंडाल जोगिया ने बेटे से कहा, अब अपनी बहन को संभालो, इसे तिब्बी इमदाद पहुंचाओ, फिर अनिल को अपनी कार में डालकर ले चलो, मैं बताऊंगा कि इसे कहाँ छुपा कर रखना है। उसने पूछा, क्या अनीता को यह कहा जाएगा कि अनिल शर्मा फिर एक बार मर चुका है और अब इस दुनिया में नहीं रहा? हाँ, फिलहाल इसे यही कहा जाएगा। मैं इसे यकीन दिलाऊंगा कि अब वो तीसरा जन्म लेकर उसके पास आने वाला है। जब फरमान पूरी तरह मेरे काबू में आ जाएगा तो मैं इसे फिर अनिल शर्मा बनाकर बेटी के सामने पेश कर दूंगा और इसे यही समझाऊंगा कि ये इसका तीसरा जन्म है। वो अपनी बेटी और बहन के साथ खूब तमाशे कर रहे थे। पारस और पोरस चिल्ली शहर में थे। बड़ी मुद्दत के बाद अपनी ममा सोनिया से मिलने आए थे, लेकिन वहाँ अचानक ही हालात बदल गए। सोनिया को उस होटल से निकलकर किसी दूसरी पनाहगाह में जाना पड़ा, जिसके बायस वो अपनी माँ से ना मिल सके। पारस ने अब तक पोरस के बेटे अदनान को नहीं देखा था। उसके बारे में बहुत कुछ सुनता आ रहा था। उसकी गैर मामूली सलाहियतों के बारे में सुनकर तजस्सुस पैदा हो रहा था कि अपने उस भतीजे से ज़रूर मुलाकात करेगा, लेकिन वो तो अपनी दादी से पहले ही कहीं गुम हो गया था। वैसे तो वो अपनी पैदाइश के बाद ही गुम हो गया था और एक यहूदी बेंजामिन और उसकी बीवी के पास चला गया था। सोनिया ने उसे दुश्मनों से बचाने के लिए अपनों से जुदा कर दिया। वो जुदाई अब तक बरकरार थी। वो कभी मिल रहा था, कभी बिछड़ रहा था। मैंने पारस और पोरस से कहा था कि वो अपनी मामा से बाद में मुलाकात करें। पहले इस शहर में हर जगह अदनान को तलाश करें, पता नहीं वो कहाँ भटक रहा होगा और किस हाल में होगा। पारस और पोरस ने तय किया कि अलग अलग सिमतों में जाकर अदनान को तलाश करें। लिहाजा पोरस अपने बेटे को शहर के अंदरूनी इलाकों में ढूंढने लगा। पारस साहिल इलाके में चला आया। साहिल पर दूर दूर तक बड़ी रौनक लगी हुई थी। छोटी बच्चियां, जवान लड़कियां और बूढ़ी औरतें सभी मुख्तसर से लिबास में समुंदर की लहरों के साथ खेल रही थीं। उनके साथ रहने वाले मर्द अपनी औरतों से ज़्यादा दूसरों की औरतों को देख रहे थे। बूढ़े मल्टी कलर छतरियों के नीचे आराम से लेटे हुए या बैठे हुए कुछ खा रहे थे, कुछ पी रहे थे और अपनी गुजरी हुई जवानी का नज़ारा आज की ताज़ा जवानियों में डूबकर कर रहे थे। वहाँ 3-4 बरस के बच्चे भी थे। पारस उन्हें तवज्जो से देखता जा रहा था। उसने अदनान की सूरत नहीं देखी थी, लेकिन उसने उसका हुलिया और उसके चेहरे के नकूश अच्छी तरह मालूम किए थे। इसी के मुताबिक वो वहाँ नजर आने वाले बच्चों को तवज्जो से देखता जा रहा था। एक जगह एक जवान औरत एक मल्टी कलर छतरी के नीचे लेटी हुई थी। उसके करीब एक बच्चा खेल रहा था। उसे देखते ही वो रुक गया। जो हुलिया उसे मालूम था वो बच्चा इस हुलिया से मुताबकत रखता था। उसने करीब आकर कहा, हेलो सनी, तुम तनहा खेल रहे हो? किसी बच्चे के साथ क्यों नहीं खेल रहे? क्या मेरे साथ खेलोगे? उसने और पोरस ने टेलीपैथी जानने वाले अब्दुल्ला से कह दिया था कि जब तक वो अदनान को तलाश कर रहे हैं तब तक वो उन दोनों के दिमाग में आता जाता रहे, ताकि जो ही कोई बच्चा उन्हें नजर आए वो उसके अंदर जाकर उसके ख्यालात पढ़कर मालूम कर सके कि वो अपना है या नहीं। उस बच्चे ने जवाब दिया, मैं किसी दूसरे बच्चे के साथ नहीं खेलता, मेरी मम्मी मुझे मना करती हैं। उसने छतरी के साए तले जवान औरत की तरफ देखा। वो उठकर बैठ गई थी और पारस को देखकर पूछ रही थी, तुम मेरे बेटे से क्या बातें कर रहे हो?
पारस ने जवाब दिया, तुम्हारा बेटा बहुत खूबसूरत है, मेरा दिल इसकी तरफ खिंचा चलाया, इसलिए मैं इसे बातें करूं। ताज्जुबे बच्चे को देखकर कशिश पैदा हो गई, क्या मुझ में कोई कशिश नहीं? पारस ने उसे चौंक कर देखा, फिर झिझकते हुए कहा, वो दरअसल बात यह है कि मैं बेख्तियार इसकी तरफ खिंचा चलाया था। यकीन करें, यह बिल्कुल चांद का टुकड़ा नजर आता है। वो बोली, अगर वो चांद का टुकड़ा है तो मैं चांद हूँ, आखिर वो मेरा ही हिस्सा है। ताज्जुब है कि कोई मेरी तरफ खिंचा क्यों नहीं आता। वो सोच रहा था कि वो कहाँ आकर फंस गए। अब्दुल्ला उसके दिमाग में नहीं आ रहा था, वरना वो उसे कहता कि फ़ौरन बच्चे की हकीकत मालूम करे। वैसे औरत के रवैये से पता चल रहा था कि वो उसी का बेटा है, जबकि माँ बेटे में बड़ा फ़र्क था। यकीनन उसका बाप खूबसूरत होगा। उसने उस औरत से पूछा, इसका बाप कहाँ है? वो उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, तुम्हें इसके बाप से क्या लेना है? क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझसे बातें करो? तुम बड़े जारिहाना अंदाज में गुफ्तगू कर रही हो। अब मुझे कहना ही होगा कि मैं तुम्हें और तुम्हारे बेटे को देखकर इस तजस्सुस में मुब्तला हो गया हूँ कि तुमने इसे जन्म कैसे दिया। मैं इसके बाप को देखना चाहता हूँ, वो यकीनन खूबसूरत होगा। वो एक झटके से उठकर खड़ी हो गई और बेफर कर बोली, तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? इसके बाप को खूबसूरत और मुझे बदसूरत कह रहे हो? वो मुझे छोड़कर चला गया। उसकी बातों के दरमियान अब्दुल्ला ने पारस के अंदर आकर कहा, सॉरी सर, मुझे देर हो गई, मैं अभी इस बच्चे और माँ के बारे में मालूमात हासिल करता हूँ। पारस ने उस औरत से कहा, मुझे तुमसे हमदर्दी है कि तुम किसी कमीने की औलाद पैदा करके पछता रही हो और मुझ जैसे नौजवान पर झुंझला रही हो। वैसे तुम्हें इस बात पर फख्र करना चाहिए कि तुमने एक खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है। कीचड़ में ही कमल खिलते हैं, तुमने ही कमल खिलाया है। अब्दुल्ला ने ख्याल खोने के जरिए कहा, सर ये हमारे अदनान बाबा नहीं है, इस औरत ने वाकई इस बच्चे को जन्म दिया है। पारस वहाँ से पलट कर जाने लगा। वो औरत तेजी से चलती हुई उसके करीब आई, फिर उसका बाजू थाम कर बोली, तुम शायद नाराज़ हो गए हो, मैं क्या करूँ, मेरा मजाज ही ऐसा है। मुझे मुस्कुराकर बातें करनी चाहिए। दरअसल तुमने मुझे नज़र भर कर देखा ही नहीं। अब देखो मैं सर से पाँव तक कैसी लग रही हूँ। मैं यकीन से कहती हूँ कि तुम्हारे लिए भी एक बहुत खूबसूरत से बच्चे को जन्म दूंगी। वो अपना बाजू छुड़ाते हुए बोला, हमारा एक बच्चा पहले ही दरबदर है, हम उसकी तलाश में भटक रहे हैं और तुम दूसरे बच्चे की तैयारी करना चाहती हो। खुदा के लिए मुआफ़ करो, किसी दूसरे को ढूंढ लो। वो भागने के अंदाज में वहाँ से तेज़ी से रवाना हो गया। उस औरत के बुड़बुड़ाने और गालियाँ देने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। पारस ने दूर जाते हुए पलट कर देखा, मुझे तुम्हारी गालियाँ मंजूर हैं, मगर तुम्हारी मनसूबाबंदी मंजूर नहीं है। अल्लाह करे तुम्हें महकमे मनसूबाबंदी वाले पकड़ कर ले जाएं। वह फिर औरतों और बच्चों को देखता हुआ उनके दरमियान से गुजरने लगा। अब्दुल्ला ने कहा, सर बाज़ औरतें तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाती हैं। वहाँ पोरस साहब के पीछे भी एक लड़की पड़ी हुई है, लेकिन वो शादीशुदा नहीं है और ना ही किसी बच्चे की माँ है। बहुत तेज़ तरार है। क्या तुमने उस लड़की के ख्यालात पढ़े हैं? जी हाँ, वो एक रईसजादी है, लेकिन जहनी तौर पर थोड़ी खिसकी हुई है। किसी भी खूबसूरत नौजवान को देखकर उसे मोहब्बत करने लगती है। उसके इरादे गलत नहीं होते, वो सिर्फ रोमांस तक महदूद रहती है। कोई उसे हाथ लगाए तो बिदक जाती है, भाग जाती है। उसी वक्त एक लड़की पारस से टकरा गई। पारस ने इसे देखकर कहा, सॉरी मेरी गलती नहीं है। लड़की ने मुस्कुराकर जवाब दिया, कोई बात नहीं, मैं दरअसल दूसरी तरफ देखती आ रही थी इसलिए टकरा गई। फिर उसने ताज्जुब से उसे देखते हुए कहा, अरे तुम तो अभी मेरी बहन के साथ बोटेनिकल गार्डन में थे, इतनी जल्दी यहाँ कैसे चले आए, जबकि वो गार्डन यहाँ से 10 किलोमीटर पर है। पारस ने पूछा, इसका मतलब है तुम भी वहाँ 10 किलोमीटर दूर थी, फिर इतनी जल्दी यहाँ कैसे चली आई? मैं तो कार में आई हूँ, लेकिन तुमने मेरी बहन से पीछा कैसे छुड़ा लिया? पारस ने मुस्कुराकर कहा, मैं समझ गया, जिसे तुमने अपनी बहन के साथ देखा है वो मेरा भाई है। बाय द वे, तुम्हारी बहन वही है जो बहुत रईसजादी है और ज़रा खिसकी हुई है। मेरा मतलब है ज़रा एबनॉर्मल है। वास्तव में बोली, लोग मेरे बारे में भी यही कहते हैं कि मैं एबनॉर्मल हूँ, क्योंकि हम दोनों बहनें जुड़वाएं एक साथ पैदा हुई हैं। जब पैदा हुई तो हमारे बाजू एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ऑपरेशन के जरिए हमें अलग किया गया था, लेकिन हमारी आदतें अलग नहीं हुई। वो बोला, यानी तुम दोनों बहनें भी हम दोनों की तरह हम शक्ल हो? हम बिल्कुल हम मजाज और हम शक्ल हैं। जब मैंने अपनी बहन दिलरुबा को तुम्हारे भाई के साथ देखा तो दिल में अरमान पैदा हुआ, कैसे ही खूबरू नौजवान मुझे भी मिल जाए तो मैं उसे दिलो जान का मालिक बना लूंगी। थैंक्स गॉड तुम मुझे मिल गए। वो मुसाफिर के लिए हाथ बढ़ाते हुए बोली, मेरी बहन का नाम दिलरुबा है और मेरा नाम मरहबा है। पारस ने उसे मुसाफिर करते हुए कहा, मरहबा, क्या खूब नाम है। तुम्हें देखते ही दिल से आवाज़ निकलती है, मरहबा मरहबा, तुम कितनी खूबसूरत और स्मार्ट हो। लेकिन तुमने ये कैसे समझ लिया कि मैं तुमसे मोहब्बत करने लगूंगा? वो बोली, मैं खूबसूरत हूँ, लाखों में एक हूँ, अमीरजादी भी हूँ, मुझसे मोहब्बत क्यों नहीं करोगे? मोहब्बत तो तुम्हारा बाप भी करेगा। पारस एकदम उछल कर एक कदम पीछे हटा, फिर बोला, ये क्या बकवास कर रही हो? ये बकवास नहीं है, ये मोहब्बत है। मोहब्बत एक पाकीज़ा जज्बा है। मोहब्बत खुदा से होती है, मोहब्बत सबने की है, फिर तुम क्यों नहीं करोगे? वह परेशान होकर बोला, या अल्लाह मैं कहाँ फंस गया हूँ। अब्दुल्ला तुम कहाँ हो? ज़रा इसके ख्यालात पढ़ो, ये क्या चाहती है। अब्दुल्ला ने कहा, मैं इसी के ख्यालात पढ़ रहा हूँ, ये बिल्कुल अपनी जुड़वा बहन की तरह है। दोनों ही हम मजाज हैं, एबनॉर्मल और मोहब्बत करने पर हमेशा तैयार। उधर पोरस साहब हंस रहे हैं, इधर आपकी शामत आ रही है। अब तो आपको अल्लाह ही बचाएगा। मरहबा ने पूछा, क्या तुमने रोमियो जूलियट और शीनी फरहाद वाली फिल्में देखी हैं? वो गहरी सांस लेकर बोला, अब तो मुझे देखनी होंगी। तुम ये बताओ कि मुझसे कितनी मोहब्बत कर सकती हो? जितनी तुम करोगे उससे ज़्यादा करूँगी। तुम मोहब्बत में मेरे लिए क्या कर सकती हो?
वो बोली, मेरा हाथ आसमान तक नहीं जाता, वरना तुम्हारे लिए सितारे तोड़ कर ले आती। आसमान तक पहुंचने की ज़रूरत नहीं है, तुम ज़मीन पर ही रहकर मेरे लिए काम करो। मैं एक बच्चे को तलाश कर रहा हूँ, उसे तुम किसी तरह तलाश करके ले आओ तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी उसे ढूंढ कर ले आऊंगी। वो कहाँ है? अगर मुझे मालूम होता कि वो कहाँ है तो फिर मैं तुम्हें ढूंढने के लिए क्यों कहता। यहीं कहीं दूर तक साहिल पर देखो, शायद इन बच्चों में वो भी मौजूद हो। वो रेत पर चलते हुए आगे बढ़ने लगी। वो बोली, तुम चल रहे हो तो तुम्हारे पाँव रेत में धंस रहे हैं, है ना? हाँ, पाँव रेत में धंसते जा रहे हैं। इसी तरह तुम मेरे दिल में घुसते जा रहे हो। सुभान अल्लाह, कितने शायराना ख्यालात हैं तुम्हारे। तुम्हारा नाम मरहबा है, तुम मुसलमान हो। किस मुल्क से ताल्लुक़ रखती हो? वैसे तो हम इराकी हैं, लेकिन हम दोनों बहनें हिंदुस्तान में पैदा हुई थीं। वहाँ रहकर बड़ी बड़ी औरतों को देखकर छोटे छोटे कपड़े पहनने की आदत हो गई। लेकिन हम इराक या दूसरे किसी इस्लामी मुल्क में जाकर मुख्तसर लिबास नहीं पहन सकती। इसलिए कभी यहाँ अमेरिका में रहती हैं, कभी यूरोप में। यहाँ बड़ी आज़ादी से शॉर्ट्स पहन कर रहती हैं। तुम्हें ये मुख्तसर सा लिबास क्यों पसंद है? बुज़ुर्ग कहते हैं, मर्द हमारा बदन देखते हैं, हमें इसे कपड़ों से ढांप कर रखना चाहिए। मैं कहती हूँ, जब देखना है तो अच्छी तरह देखें, हमारे बाप का क्या जाता है। फिर वो ज़रा मायूस होकर बोली, मगर तुम पहले जवान हो जो मेरे लिए नहीं तड़प रहे हो। प्लीज़ मेरी खातिर तड़पना शुरू कर दो। तुम जैसे ही बच्चे को ढूंढ कर लाओगी, मैं तड़पना शुरू कर दूंगा। उसने सर घुमाकर एक तरफ देखा, फिर बोली, वो मिल गया बच्चा। फिर वो उस सिमत दौड़ती हुई गई और बच्चे को उठा कर ले आई। उसके पीछे उस बच्चे के माँ बाप दौड़ते हुए आ रहे थे, चीख चिल्ला रहे थे, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो, ये हमारे बच्चे को ले जा रही है। वो बच्चे को लेकर सीधी पारस के पास आई, फिर उसकी गोद में देती हुई बोली, लो संभालो अपना बच्चा, और अब मेरे लिए तड़पना शुरू कर दो। उसके पीछे आने वाले माँ बाप ने बच्चे को उससे छीन लिया। फिर पारस से पूछा, क्या ये लड़की पागल है? वो तुनक कर बोली, पागल होगा तू, तेरा बाप, खबरदार जो मुझे पागल कहा तो। बेचारा एक बच्चे के लिए तड़प रहा है, अगर मैं बच्चा इसको ला कर दे दूंगी तो फिर ये मेरे लिए तड़पना शुरू कर देगा। तुम्हारे घर में और भी बच्चे होंगे, एक इधर दे दोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा? पारस ने कहा, प्लीज़ मरहबा प्लीज़, मैंने तुम्हें अपना बच्चा लाने को कहा था। अगर मैंने आइंदा भी तुमसे ये मुतालबा किया तो तुम सारे शहर के बच्चे उठाना शुरू कर दोगी। मैं क्या करूं, तुमने बच्चे का नाम नहीं बताया, हुलिया नहीं बताया, इसलिए जो बच्चा मुझे नजर आया उसे मैं ले आई। मुझसे गलती हुई, मैंने उसका नाम नहीं बताया। अब अच्छी तरह सुन लो, उसका नाम अदनान है। वो एकदम से खुशी से चीख कर बोली, अदनान, उसे तो मैं जानती हूँ। पारस ने खुश होकर पूछा, अच्छा हाँ, वो वही बच्चा है ना जो 3 या 4 बरस का है? पारस ने जल्दी से हाँ हाँ के अंदाज में सर हिलाकर कहा, हाँ बिल्कुल वही है। कहाँ है वो? वो तो इराक के शहर बगदाद में है, मेरी आंटी का बेटा है, तुम्हें वहाँ चलना होगा। पारस ने अपना सर पीट लिया। दूसरी तरफ पोरस भी अपना सर पीट रहा था। दिलरुबा उसके पीछे पड़ गई थी और दिलरुबाई के तमाम हथियार उस पर आजमा रही थी। पोरस ने भी उसे यही कहा था, अगर वो बच्चे को ढूंढ लाएगी तो वो उससे मोहब्बत करने लगेगा। वो खुश होकर बोली, तुम एक बच्चे की बात कर रहे हो, मैं तुम्हारे सामने बच्चों का मेला लगा दूंगी, बच्चे जहाँ भी नजर आएंगे पकड़ कर ले आऊंगी। वो बोला, प्लीज़ मुझे सिर्फ मेरा अपना एक बच्चा चाहिए। वो शर्माते हुए बोली, ये तो शादी के बाद ही हो सकता है। वो बोला, प्लीज़ इस तरह ना शर्माओ, मैं इतनी जल्दी बारात लेकर नहीं आऊँगा और ना ही तुम फ़ौरन 3 बरस का बच्चा पेश कर सकोगी। क्यों नहीं पेश कर सकूंगी? तुम अभी बारात लाओ, अभी शादी करो, मैं कल ही 3 बरस का बच्चा ला कर दे दूंगी। पोरस ने दीदे फैलाकर हैरानी से पूछा, क्या कह रही हो तुम, ये सब कुछ कैसे करोगी? ये कौन सी मुश्किल बात है, कोई नामुमकिन तो नहीं है, दुनिया में ऐसा होता ही है। उसने पूछा, तुमने कौन सी दुनिया में ऐसा देखा है? क्यों नहीं देखा है? जो सोसान है उसने पहले अपने नूर से मोहब्बत की, फिर शादी की और 3 बरस का बच्चा भी उसके सामने पेश कर दिया। ये तुम कहाँ की बात कर रही हो? तुमने किस सोसाना को देखा है? ताज्जुब है, तुम हॉलीवुड की इतनी मशहूर हीरोइन को नहीं जानते? तुमने उसकी वो फिल्म दी लवर्स नहीं देखी? ओ माय गॉड, तुम फिल्म की बातें कर रही हो। और क्या, फिल्मों में ऐसा नहीं होता है कि शादी हुई, फ़ौरन बच्चा हुआ और फ़ौरन ही वो 3-4 बरस का हो गया। 1.5-2 घंटे में ना जाने क्या से क्या हो जाता है, वो बच्चा बड़ा होकर बाप दादा बन जाता है। वो बेजार होकर बोला, प्लीज़ दिलरुबा, मैं फिल्मों की बात नहीं कर रहा, ज़िंदगी के हक़ाइक़ को समझो। मेरा बच्चा गुम हो गया, वो 3 बरस का है, मैं उसे तलाश करूँ। वो हमें छोड़कर कहीं चला गया और तनहा ना जाने कहाँ कहाँ भटक रहा होगा। उसने तवज्जो से सुना, फिर कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि वो बच्चा तनहा है और कहीं भटक रहा है? क्या तुमने किसी ऐसे बच्चे को देखा है जो तनहा भटक रहा हो? हाँ देखा है, ये तुम्हें पहले कहना चाहिए था। वो आगे स्प्रेडी स्ट्रीट में है, अभी चलो मैं तुम्हें दिखाती हूँ। या अल्लाह, पता नहीं अब तुम क्या दिखाने वाली हो। वो उसके साथ कार में बैठकर जाने लगा। वो कार ड्राइव कर रही थी। पोरस ने पूछा, सच बताओ, तुमने वाकई किसी बच्चे को तनहा वहाँ देखा है? मैंने अपनी दोनों आंखों से देखा है, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। कुछ देर बाद वो प्रेडी स्ट्रीट पहुँच गई। उसने एक जगह कार पार्क की। पोरस ने पूछा, कहाँ है वो, तुमने उसे कहाँ देखा था? उसने दूसरी तरफ के फुटपाथ की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो इस फुटपाथ से गुजर रहा था। कब गुजर रहा था? कल शाम ठीक 6 बजे मैंने उसे देखा था। वो घूर कर बोला, तुमने कल शाम 6 बजे उसे यहाँ से गुजरते देखा था?
और आज शाम 6 बजे मुझे यहाँ ले आई हो, तो क्या हुआ, वो भी यहाँ से गुजरेगा? पोरस ने दोनों हाथों से सर को थाम कर कहा, बस मैं समझ गया। अगर मैं कुछ और देर तुम्हारे साथ रहा तो मेरा बच्चा ना जाने भटकता हुआ कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। इसलिए मुझे मुआफ़ करो और जाने दो। तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाओगे? मेरी मर्जी है, मैं कहीं भी जाऊँ। तुम्हारा कोई कर्ज नहीं लिया है जो अदा करना है। मोहब्बत करने वाले हमेशा एक दूसरे के मकरूज रहते हैं और बड़ी मोहब्बत से एक दूसरे का कर्ज चुकाते रहते हैं। खुदा के लिए मेरे सामने फ़लसफ़ा ना बयान करो, मैं जा रहा हूँ। एक बात याद रखो, तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकोगे। जहाँ जाओगे मुझे वहाँ पाओगे। क्या ये तुम्हारा दावा है कि मैं तुमसे दूर नहीं जा सकूंगा? हाँ, तुम जाकर दिखाओ, मैं वहीं पहुँच जाऊंगी। वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला, तेज़ी से चलता हुआ एक टैक्सी को रोककर उसमें बैठ गया। फिर ड्राइवर से बोला, आगे चलो। वो नहीं जानता था कि उसे कहाँ जाना है, लेकिन वो पूरे शहर का चक्कर लगाकर अपने बेटे को तलाश करना चाहता था। उसे अपने मोबाइल फ़ोन का बजर सुनाई दिया। उसने इसे ऑन करके कान से लगाया तो पारस की आवाज़ सुनाई दी। हेलो पोरस, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो, तुम कहाँ हो? क्या अदनान का कुछ पता चला? क्या खाक पता चलेगा? तुम्हारे पास कोई दिलरुबा है? ये तुम कैसे जानते हो? मुझे अब्दुल्ला ने बताया। उसकी बहन मरहबा मेरे पास है और जब तक ये रहेगी तब तक मैं बच्चे को तो क्या, अपने आप को भी तलाश नहीं कर सकूंगा। ओ गॉड, तुम इसकी दूसरी बहन से फंसे हुए हो। इधर इसने मेरा नाक में दम कर रखा है। मैं इसे पीछा छुड़ाकर अदनान को तलाश कर रहा हूँ। वो पारस से बातें करने के दौरान में पीछे सर घुमाकर देखता जा रहा था कि दिलरुबा अपनी कार में उसका पीछा कर रही है या नहीं। फिर ये इत्मीनान हो गया कि वो उसका ताक़ुब नहीं कर रही है। एक जगह फनफेयर ग्राउंड दिखाई दिया, वहाँ बच्चों के लिए खेल तमाशे हो रहे थे। उसने सोचा यहाँ अदनान मिल सकता है। वो टैक्सी से उतर गया और फनफेयर ग्राउंड जाने और आने वाले बच्चों को बड़े ग्राउंड के पास खड़ा देखता रहा। फिर उसने काउंटर पर आकर अंदर जाने के लिए टिकट खरीदा तो पीछे से दिलरुबा की आवाज़ सुनाई दी, एक नहीं 2 टिकट ले लो। वो एकदम से चौंक गया, पलट कर देखा तो हैरान रह गया। फिर उससे पूछा, तुम यहाँ कैसे पहुँच गई? वस्ते हुए बोली, मैंने कहा था तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। उसने हैरानी से पूछा, मगर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? तुम्हें एक राज की बात बता दूँ, और वो ये कि मेरी एक पैदाइशी आदत है। किसी की मखसूस बू मेरे जहन में नक्श हो जाती है, फिर वो जितनी भी दूर चला जाए मैं उसकी बू पा लेती हूँ। देख लो, तुम मुझसे बहुत दूर चले आए हो। मैंने तुम्हारा ताक़ुब भी नहीं किया, मगर तुम्हारी बू पाकर यहाँ पहुँच गई हूँ। ओ माय गॉड, हमारी मम्मा भी ऐसी ही थी। दोस्तों और दुश्मनों की बू पाकर उनकी शाहरग तक पहुँच जाया करती थी। फ़ोन का बजर फिर सुनाई दिया। उसने इसे ऑन करके कान से लगाया तो पारस की आवाज़ सुनाई दी। वो खुश होकर कह रहा था, पोरस, मैंने तो उसे पीछा छुड़ा लिया है। उसे डॉज देकर बहुत दूर निकल आया हूँ। अब अदनान को तलाश करने के लिए फनफेयर ग्राउंड की तरफ जा रहा हूँ। भाई पारस, तुम किस खुशफहमी में मुब्तला हो? मुझे भी यही खुशफहमी थी कि मैंने उसे पीछा छुड़ा लिया, लेकिन ये दोनों बहनें हमारी मम्मा की तरह इंसानों की बू सूंघ लेती हैं। मैं भी यहाँ फनफेयर ग्राउंड में पहुँचा हुआ हूँ और दिलरुबा मेरी बू सूंघ कर यहाँ आ गई है। तुम भी चले आओ, मरहबा भी तुम्हारे पीछे यहाँ चली आएगी। अदनान को सभी तलाश कर रहे थे। अब्दुल्ला ख्यालख्वानी के जरिए उसे ढूंढ रहा था। ब्राज़ील के गवर्नर ने तमाम पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को उसकी तलाश में लगा दिया था। सोनिया भी मेकअप के जरिए चेहरा बदलने के बाद खुफिया पनाहगाह से निकल गई थी और उसे ढूंढती फिर रही थी। चंडाल जोगिया ने फरमान के दिमाग में झांक कर देखा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता होश में आ रहा था। चंडाल नहीं चाहता था कि वो होश में रहकर मुसीबत बन जाए, लिहाजा फिर उसने एक छोटा सा जलजला पैदा किया। वह फिर चीख मारकर तड़पता हुआ बेहोश हो गया। चंडाल ने अपने बेटे से कहा, इसे अपनी गाड़ी में डालकर पालमपुर वाले मकान में ले जाकर कैद कर दो। जैसे ही वो होश में आएगा तो मैं इस पर तनवीमी अमल करूंगा। मेरे अमल करने तक तुम इसकी निगरानी करते रहोगे। इसके बाद चले जाओगे। फिर ये मेरा गुलाम बनने के बाद मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकेगा। हंसराज जोगिया ने इंस्पेक्टर और सिपाहियों को बुलाकर कहा, इस अनिल शर्मा को उठाकर ले जाओ और मेरी कार की पिछली सीट पर डाल दो। उसने अपनी बहन को दोनों बाजू में फर्श पर से उठाया, फिर इसे बेड पर लिटाते हुए सिपाहियों से कहा, मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन तुम इस लड़की की हिफाजत करना और इसे मेरी बहन समझना। खबरदार कोई इसे हाथ ना लगाए। मैं अभी वापस आऊँगा। सिपाही फरमान को उठाकर ले गए। हंसराज जोगिया ने सोच के जरिए पूछा, पिताजी, क्या अनीता यहीं रहेगी? हाँ, इसे यहाँ छोड़ दो। यह 12 घंटे तक सोती रहेगी। बस इस बात का ख्याल रखो कि मेरी बेटी को कोई नुकसान ना पहुँचाए। आप फिक्र न करें, ये यहाँ महफूज रहेगी और मैं भी इसकी खबर लेता रहूँगा। उसने होटल से बाहर आकर फिर एक बार इंस्पेक्टर को सख्ती से ताकीद की, अनीता का खास ख्याल रखा जाए, यहाँ इसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। फिर वो अपनी कार में आकर बैठ गया। सर घुमाकर देखा, फरमान पिछली सीट पर बेहोश पड़ा हुआ था। उसने कार स्टार्ट की, फिर इसे ड्राइव करता हुआ पालमपुर की तरफ जाने लगा। तमाम भारतीय काबरीन से चंडाल जोगिया की गहरी दोस्ती हो गई थी। वो सब ये भरोसा करने लगे थे कि चंडाल जोगिया एक टेलीपैथी जाने वाला बनकर उनके ज़ेरे साया रहेगा और अपने देश और अपनी जनता के लिए ख्याल ख्वानी करता रहेगा। उनके दरमियान ये तय पाया कि सुबह 2 आर्मी अफसरान
रुस्तम पली आकर चंडाल से मुलाकात करेंगे, फिर उसे अपने साथ दिल्ली की राजधानी में ले जाएंगे। वहाँ शाहाना अंदाज में उसकी रिहाइश के लिए इंतजाम किए गए थे। चंडाल चंद भारतीय काबरीन के ख्यालात पढ़ चुका था, मजीद हुक्मरानों और आर्मी के आला अफसरान के भी ख्यालात पढ़ना चाहता था। अभी उसे कुछ वक्त मिल रहा था, इसलिए वो उनमें से एक एक के दिमाग में पहुंचकर उनके चोर ख्यालात पढ़ने लगा। उसके लिए कोई परेशानी या तशवीश की बात नहीं थी। उनमें से ना कोई उनका दुश्मन था, ना ही कोई उसके खिलाफ कुछ सोच रहा था, बल्कि सभी उसकी बेहतरी के लिए मंसूबे बना रहे थे। मुझसे और मेरी टेलीपैथी जानने वालों से उसे महफूज रखने के लिए बहुत सख्त इंतजाम कर रहे थे। ये प्लानिंग कर रहे थे कि कैसी हिकमत अमली तैयार की जाए। फिलहाल वो यही तय कर रहे थे कि चंडाल जोग्या को कभी फरहाद के मुकाबले में कोई काम नहीं सौंपा जाएगा। उसे हमेशा फरहाद से और उसके टेलीपैथी जानने वाले दोस्तों से दूर रखने की कोशिश की जाएगी। दो चार अफसरान एतराज़ करते हुए कह रहे थे, अगर हमारा टेलीपैथी जानने वाला फरहाद को रोकेगा नहीं तो वो हमें नुकसान पहुंचाता रहेगा। फरहाद को रोकने और अपने देश से भगाने के लिए हमने अमरीकी टेलीपैथी जानने वालों को यहाँ बुलाया था। हमारा चंडाल जोग्या फरहाद को ज़रूर रोकेगा, लेकिन इसका तरीक़ाकार मुख्तलिफ होगा। वो उसे बराह रास्त नहीं टकराएगा। टकराने का अंदाज ऐसा होगा कि फरहाद कभी हमारे चंडाल पर शुबा नहीं करेगा। दूसरे अफसर ने कहा, हम उसे जहानत और चालाकी से चुपचाप अपने दुश्मनों से निमटने के तरीके सिखाएंगे। हम उसे इस तरह छुपा कर रखेंगे कि कोई टेलीपैथी जानने वाला उसकी रिहाइशगाह तक नहीं पहुंच सकेगा और ना ही कभी दिमाग में पहुंच पाएगा। एक मिनिस्टर ने कहा, अफसोस हमने वीटू को अपना गुलाम बनाया था, लेकिन वो कमबख्त हमारे हाथों से निकल गया, वरना आज हमारे पास दो ख्याल ख्वानी करने वाले होते। एक आला अफसर ने कहा, वीटू को पूरे दिल्ली में तलाश किया जा रहा है। अब तक की इतलात के मुताबिक कोई गैर मुल्की बहरूपिया दिल्ली से बाहर नहीं गया है। हमें यकीन है कि वो यहीं कहीं छुपा हुआ है। कल चंडाल आएगा तो हम उसकी टेलीपैथी के जरिए भी उसे तलाश करने की कोशिश करेंगे। वो मिल जाएगा तो वाकई हमारे पास एक नहीं दो टेलीपैथी जानने वाले हो जाएंगे। इस बार वीटू हमारी गिरफ्त में आएगा तो हम चंडाल जोगिया से कहेंगे कि वो उस पर तनवीमी अमल करके उसे अपना गुलाम बना कर रखे। वो हमारा आदमी है, हम उस पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन वीटू जैसे अमरीकी पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। चंडाल जोगिया ख्याल ख्वानी के जरिए उन सब की बातें सुनकर खुश हो रहा था कि वो सब उस पर अंधा एतमाद करने लगे हैं। अगर वो लोग उस पर इसी तरह भरोसा करते रहेंगे तो वो कभी उनके एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाएगा। वो वापस हंसराज जोगिया के दिमाग में आया। वो पालमपुर के उस मकान के सामने पहुंच गया था। उस वक्त तक फरमान को होश आ गया था। वो आहिस्ता आहिस्ता पिछली सीट पर उठकर बैठ रहा था। चंडाल ने उसके अंदर आकर कहा, मैं वही हूँ जिससे तुम अब तक दूर भागते रहे। उसका सर अब भी फोड़े की तरह दुख रहा था। वो अपने सर को दोनों हाथों से थाम कर इसे सहलाते हुए बोला, अच्छा तुम चंडाल जोगिया हो, मेरी अनीता कहाँ है? वो जहाँ भी है खैरियत से है। जब तुम शराफत से मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें उसके पास पहुँचा दूंगा। तुम कैसे बाप हो, अपनी बेटी को दामाद से जुदा कर रहे हो? अगर मैं तुमसे दूर रहकर तुम्हारी बेटी को हमेशा खुश रखना चाहता हूँ तो तुम्हें क्या एतराज़ है? तुम मुझे क्यों अपने ज़ेर असर लाना चाहते हो? क्यों मुझे गुलाम बनाना चाहते हो? मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा कर रहा हूँ। अगर ऐसा ना करूँ तो तुम्हारी वो कज़न फरहाद अली तैमूर की बेटी तुम्हें किसी भी दिन मेरी बेटी से छीन कर ले जाएगी। मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि उसके शिकंजे में फंस जाऊँगा। तुम नहीं फंसोगे तो वो मेरी बेटी को फांस लेगा। उसने उस पर तनवीमी अमल करके मुझसे दूर कर दिया था। आज मैंने बड़ी मुश्किलों से अपनी बेटी को वापस पाया है। फरमान उससे बातें करते वक्त स्टीयरिंग सीट पर बैठे हंसराज जोगिया को देख रहा था। वो चाहता था कि पीछे से उस पर हमला करे और इसे जख्मी करके कार से उतरकर फरार हो जाए, लेकिन वह जहनी तौर पर बहुत कमज़ोर था। चंडाल ने हंसते हुए कहा, तुम फरार होना चाहते हो? कोई बात नहीं, कोशिश करके देख लो। हंसराज जोगिया ने गाड़ी से उतरते हुए कहा, चलो बाहर आ जाओ। वो चुपचाप सर झुकाकर दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गया। फिर हंसराज जोगिया के पीछे चलता हुआ मकान के अंदर पहुंचा। वह मकान काफ़ी अरसे से बंद पड़ा हुआ था। हंसराज जोगिया ने एक कमरे में आकर बिस्तर वगैरह की सफाई की, फिर उसे कहा, चलो इस पर लेट जाओ। वो समझ रहा था कि बिस्तर पर लेटने का नतीजा क्या होगा, उस पर अभी तनवीमी अमल किया जाएगा। उसने कहा, चंडाल जोगिया, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि इस कमबख्त पुलिस से लड़ झगड़ कर यहाँ से जा सकूँ। मैं सिर्फ ज़ुबान से ही कह सकता हूँ, मुझ पर तनवीमी अमल ना करो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि एक अच्छे और मोहब्बत करने वाले दामाद की तरह तुम्हारे साथ रहूँगा और अपनी टेलीपैथी के ज़रिए तुम्हारे काम आता रहूँगा। मुझे अब तुम पर भरोसा करने की ज़रूरत ही क्या है, जबकि मैं तनवीमी अमल के ज़रिए तुम्हें गुलाम बनाकर अंधा इत्मीनान कर सकता हूँ। ज़्यादा बहस ना करो, चुपचाप लेट जाओ, वरना मैं जबरन तुम्हें लेटने और सोने पर मजबूर कर दूंगा। वो जानता था कि अगर उसने हुक्म की तामील ना की तो फिर उसके अंदर जलजला पैदा किया जाएगा। वो ये तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। लिहाजा उसने बिस्तर पर चानो शान चित लेट कर अपने जिस्म को ढीला करते हुए खुद को हालात के धारे पर छोड़ दिया। जो मुकद्दर को मंजूर था वही उसे भी मंजूर था। जब बदनसीबी जकड़ लेती है तो कोई उससे अपनी कलाई नहीं छुड़ा सकता। चंडाल जोगिया ने उस पर तनवीमी अमल किया। उसके जहन में यह बात नक्श की कि आज से उसका जहन बिल्कुल मुकफ्फल रहेगा।
सिर्फ चंडाल जोगिया अपने एक मखसूस लबो लहजे के जरिए उसके अंदर आएगा तो वो उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा, बाकी तमाम टेलीपैथी जाने वालों की सोच की लहरों को महसूस करते हुए सांस रोककर उन्हें भगा दिया करेगा। उसने दूसरी बात यह नक्श की कि वो फरहाद अली तैमूर और उसके तमाम टेलीपैथी जाने वालों को भूल जाएगा। कभी उनसे सामना होगा तो वो उन्हें पहचान नहीं पाएगा। तीसरी बात उसके जहन में ये नक्श की कि वो मुसलमान नहीं है। उसने पहली बार मरने के बाद दूसरा जन्म लिया था। फिर एक ट्रेन में अनीता से मुलाकात हुई थी। वो उसके पिछले जन्म की महबूबा थी। फिर एक इंटेलिजेंस के अफसर ने उसे गोली मार दी तो वो दूसरी बार मर गया और अब उसने तीसरी बार जन्म लिया है। उसे अपने पहले और दूसरे जन्म वाली अनीता याद रहेगी और उसे अपने अकीदे के मुताबिक यकीन रहेगा कि किसी न किसी दिन तीसरे जन्म में भी अनीता से मुलाकात होगी। तीसरे जन्म में वो चंडाल जोगिया का एक वफादार बॉडीगार्ड है। उसके लिए जान पर खेल जाता है। वो टेलीपैथी जानता है। इसके ज़रिए चंडाल जोगिया के अहकामात की तामील करता रहता है। तनवीमी अमल के आखिर में उसने हुक्म दिया, तुम भारतीय काबरीन के सामने भी टेलीपैथी का मुजाहरा नहीं करोगे। जब मैं हुक्म दूंगा तब तुम ख्याल ख्वानी करोगे। मेरी इजाज़त के बगैर कभी किसी से दिमागी राब्ता नहीं करोगे। अब तुम 2 घंटे तक गहरी नींद सोते रहोगे, फिर बेदार होने के बाद इस तनवीमी अमल को भूल जाओगे। मेरे अहकामात के मुताबिक ये याद रखोगे कि तुमने अनिल शर्मा की हैसियत से तीसरी बार इस दुनिया में जन्म लिया। फिर उसने ख्याल ख्वानी के जरिए अनीता के पास आकर देखा वो गहरी नींद सो रही थी। होटल में जिस इंस्पेक्टर और सिपाहियों की ड्यूटी थी वो फ़र्ज शनास थे, ड्यूटी पर हाजिर थे। उसके ख्यालात पढ़कर इत्मीनान हुआ कि वो दूसरे दिन तक अनीता की निगरानी करते रहेंगे और उसे किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इसके बाद चंडाल जोगिया अपनी जगह हाजिर होकर बिस्तर पर लेटा और थोड़ी देर बाद ही गहरी नींद में डूब गया। आर्मी के अफसरान उसी रात रुस्तमपली पहुंचकर वहां की अहम शख्सियात से चंडाल जोगिया के बारे में मालूमात हासिल कर रहे थे। उसने अपने बारे में जो कुछ उन्हें बताया था वही बातें उन्हें मालूम हो रही थी कि वो हिंदुस्तानी है। इस इलाके के लोग उसे एक बहुत ही खतरनाक जादूगर की हैसियत से जानते थे। ये कोई नहीं जानता था कि उसे ख्याल ख्वानी का इल्म भी आता है। वो सुबह 6 बजे बेदार हुआ। उस वक्त 12 घंटे पूरे हो चुके थे। अनीता भी बेदार हो चुकी थी। उसने आंखें खोलते ही आसपास देखा तो उसे अनिल शर्मा दिखाई ना दिया। वो सोचने लगी तो उसे याद आया कि पुलिस वालों ने कमरे में आकर अनिल शर्मा को गोली मार दी थी। ये याद आती वो दोनों हाथों से मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपनी आंखों से देखा था कि एक पुलिस वाले ने उसे गोली मारी थी। वह फौरन ही लिबास तब्दील करके कमरे से बाहर आई। फिर उसने नीचे काउंटर पर पहुंचकर पूछा, कल शाम को मेरे कमरे में पुलिस वाले आए थे। उन्होंने पहले मेरे पति को गिरफ्तार करना चाहा, फिर उसे गोली मारी। क्या वो मेरे पति की लाश को यहाँ से ले गए हैं? काउंटर गर्ल ने कहा, कल शाम को मैं ड्यूटी पर नहीं थी। यहाँ पुलिस वाले मौजूद हैं, आप उनसे पूछें। वो कल शाम से यहाँ ड्यूटी पर हैं। पुलिस इंस्पेक्टर होटल के कमरे में सो रहा था। दूसरे सिपाही भी सो रहे थे, सिर्फ एक जाग रहा था। उस सिपाही ने इंस्पेक्टर को नींद से जगाया। उसने काउंटर पर आकर अनीता से कहा, हम कल रात आपकी वजह से यहाँ ड्यूटी देते रहे। आप तो ऐसी गहरी नींद में डूबी हुई थी कि हम अब तक आपके जागने का इंतजार कर रहे थे। वो बोली, कल शाम तुम अपने अफसर के साथ मेरे कमरे में आए थे। मुझे बताओ मेरा पति अनिल शर्मा कहाँ है? चंडाल जोगिया उस इंस्पेक्टर के दिमाग में मौजूद था। वो उसकी मर्जी के मुताबिक बोला, मुझे अफसोस है, अब आपके पति इस दुनिया में नहीं रहे। उसने चीख कर पूछा, तुम्हारे अफसर ने उसे गोली क्यों मारी थी? उसका जुर्म क्या था? मैं तुम सबको घसीट कर अदालत में ले जाऊंगी, वहां इंसाफ मांगूंगी और तुम सबको सजा दिलवाऊंगी। वो बोला, आपको जो करना है वो करें। हमें जो करना था वो कर चुके हैं। अब आप बताएं, यहाँ से कहाँ जाना चाहेंगी? मैं कहीं भी जाऊँ, तुम ये बताओ मेरे पति की लाश कहाँ है? आपके पति के रिश्तेदार आए थे, वो उन्हें ले गए हैं और अब तक उनका क्रियाक्रम कर चुके होंगे। वो फिर चीख कर बोली, तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे पति का कोई रिश्तेदार यहाँ नहीं है, कोई उसे नहीं ले गया है। पता नहीं तुम लोगों ने उसकी लाश कहाँ छुपा दिया है। मैं पुलिस कमिश्नर के पास जाऊंगी। ऐसे वक्त चंडाल जोगिया ने उसके दिमाग में आकर कहा, बेटी ये क्या हो रहा है? वो बोली, पिताजी आप कहाँ चले गए थे? कल शाम इन पुलिस वालों ने मेरे कमरे में घुसकर अनिल शर्मा को गोली मारी थी, वो मर चुका है। ये कहते हुए वो फिर रोने लगी। फिर रोते रोते बोली, इन लोगों ने मेरे बेकसूर अनिल शर्मा को मार डाला है। आप इन लोगों को सजा दें, टेलीपैथी के जरिए ने तड़पा कर मार डालें। वो बोला, बेटी मैं यहाँ टेलीपैथी का मुजाहरा करूंगा तो तुम मुसीबत में पड़ जाओगी, क्योंकि फरहाद और उसके टेलीपैथी जानने वाले हमारे देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पुलिस और आर्मी वाले उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, वो उन्हें तलाश कर रहे हैं। अगर उन्हें मालूम होगा कि तुम्हारे पीछे कोई टेलीपैथी जाने वाला है तो वो तुम्हें गिरफ्तार करके आनी सलाखों के पीछे धकेल देंगे। क्या आप पुलिस और आर्मी वालों के डर से अनिल शर्मा से इंसाफ नहीं करेंगे? वो आपका दामाद था, आपके दामाद को बेकसूर मारा गया है। क्या आप उनसे इंतकाम नहीं लेंगे? मैं इंतकाम ज़रूर लूँगा, मगर तुम्हारे यहाँ से चले जाने के बाद, ताकि तुम पर कोई इल्ज़ाम ना आए। मैं इन सबको मार डालूंगा। तुम ये होटल छोड़कर मेरे पास चली आओ। आप इस वक्त कहाँ हैं? मैं इस वक्त दिल्ली जा रहा हूँ। तुम वहाँ होगी तो मैं तुम्हारे दिमाग में आकर मालूम कर लूँगा कि तुम कहाँ पहुँची हुई हो। फिर मैं तुम्हें अपने पास बुला लूँगा।
वो रोते हुए बोली, अनिल की लाश कहीं गायब कर दी गई है, मैं उसका क्रियाक्रम भी नहीं कर सकी। तुम फिक्र ना करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम यहाँ से निकल चलो, मेरी बात मानो। ख्वामखा इन लोगों के मुंह ना लगो, मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिसने भी अनिल को गोली मारी है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने रोते हुए पूछा, पिताजी क्या अनिल मुझसे हमेशा के लिए बिछड़ गया है? क्या अब वो मुझे कभी नहीं मिलेगा? मेरा ज्ञान कहता है वो तुम्हें हर जन्म में मिलेगा, तुम्हारे लिए फिर एक बार जन्म लेगा और तुम्हारे पास जरूर आएगा। वांसु पहुंचते हुए बोली, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या मैंने तुमसे कभी झूठ कहा है? नहीं, आपका ज्ञान सच है, आप हमेशा सच बोलते हैं, जो कहते हैं वो जरूर होता है। अब मुझे जरा तसल्ली हो रही है कि वो फिर मुझे मिलेगा और मेरे इसी जन्म में मिलेगा। वो 1 घंटे के अंदर ही होटल छोड़कर जाने लगी। चंडाल ने कहा, बेटी मैं एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, तुम्हारे पास बार बार आते जाते तुम्हारी हिफाजत करता रहूँगा, तुम यहाँ से सीधी दिल्ली चली जाओ। फिर वो दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। उसने दिल्ली जाने के लिए मुख्तसर सामान अपने बैग में रखा। फिर रत्नमपल्ली के आर्मी कैंप में आ गया। वहाँ आर्मी अफसरान उसके मुंतजिर थे। उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से उसका इस्तकबाल किया। फिर कहा, हम आप ही का इंतज़ार कर रहे हैं, दिल्ली में भी बड़ी शिद्दत से आपका इंतज़ार हो रहा है, क्या अब हमें यहाँ से चलना चाहिए? उसने कहा, बेशक, मैं इसलिए यहाँ आया हूँ, लेकिन एक ज़रा आधा घंटा इंतज़ार कर लें, मेरा बॉडीगार्ड आने वाला है, वो हमेशा मेरे साथ रहता है और आइंदा भी मेरे साथ रहेगा। 15 मिनट बाद ही हंसराज जोगिया फरमान को वहाँ ले आया। फरमान ने चंडाल जोगिया के सामने आकर दोनों हाथ जोड़े और अपना सर झुका दिया। जोगिया ने आर्मी अफसरान से कहा, यही मेरा बॉडीगार्ड है, ये मेरे साथ चलेगा। वह सब एक हेलीकॉप्टर में बैठकर दिल्ली की तरफ रवाना हो गए। अदनान कहाँ था और वो क्या करता फिरता था, ये वही जानता था। दरअसल वो इसी शहर में था और किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। एक शानदार बंगले के बेडरूम में आराम से सो रहा था। बेदार होने के बाद मालूम हो सकता था कि वह बंगला किसका है। फिलहाल तो वो घोड़े बेचकर सो रहा था। ऐसे वक्त उसने ख्वाब में एक बहुत ही खूबसूरत औरत को देखा। वो दोनों बाजू फैलाकर उसे मुखातिब कर रही थी, मेरे बच्चे आओ, मेरे सीने से लग जाओ। वो दौड़ता हुआ जाकर उसके सीने से लग गया। उससे बोला, मैं तुम्हारी आवाज़ से तुम्हें पहचान रहा हूँ, तुम मेरी मम्मी हो, मेरे अंदर आकर बोलती रहती हो। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, जब ज़रूरी समझती हूँ तुम्हारे पास आ जाती हूँ, इसके बाद मैं खुद नहीं जानती कि कहाँ गुम हो जाती हूँ। मम्मी, दादी जान कह रही थी कि आप मर चुकी हैं, क्या यह सच है? नहीं बेटे, मैं जिंदा हूँ, तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आप कहाँ हैं? कहाँ मेरा इंतज़ार कर रही हैं, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। इसी वजह से भटकने लगता हूँ तो मेरी ग्रैंड मामा अकेली रह जाती हैं, वो मेरे लिए परेशान होंगी, मुझे ढूंढ रही होंगी। बेटे, मैंने तुम्हारे पास आकर कहा था कि उस होटल से निकल आओ, क्योंकि वहाँ तुम्हारे लिए खतरा था, आइंदा ना जाने क्या हालात होंगे। जैसे भी मुझे आगाही हासिल होगी मैं तुम्हें उन हालात से आगाह कर दूंगी। अभी तुम सो जाओ, आराम से सो जाओ। उसने ख्वाब में देखा कि उसकी माँ अपने जानू पर उसका सर रखकर उसे थपक रही है और वो गहरी नींद में डूब रहा है। सोनियाला बीबी, पारस, पोरस और अब्दुल्ला उसे तलाश करते फिर रहे थे। वो ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा था। कहाँ सो रहा था, कौन सी जगह थी, किसका बंगला था, ये वो खुद भी नहीं जानता था। बेदार होने के बाद ही मालूम हो सकता था कि वो किसके घर पहुंचा हुआ है। मैंने ब्राज़ील के गवर्नर से कहा था कि मेरे पोते को वसी पैमाने पर तलाश किया जाए। गवर्नर ने चिली शहर की पुलिस और इंटेलिजेंस को हुक्म दिया था। वह पूरे शहर की नाकाबंदी करा के और जगह जगह उसे तलाश करते फिर रहे थे। अब वो हर घर में घुसने से रहे, जहाँ उन्हें शुबह होता था उस घर में घुसकर भी देखते थे। बाकी बाहरी गलियों कूचों, मैदानों, तफरी गाहों में और जहाँ जहाँ उसके मिलने के इम्कानात थे वहाँ वो उसे ढूंढते फिर रहे थे। मैंने सोनिया और पोरस वगैरह से कहा, आइंदा अदनान जब भी मिले तो सबसे पहले उसकी कई तस्वीरें उतार ली जाएं, ताकि आइंदा गुम होने पर पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को उसकी तस्वीरें दिखाई जा सकें और अखबारात में भी शाया करवाई जा सकें। फिलहाल तो उसका हुलिया, उसका कद और उसकी उम्र बयान की गई है। इस तरह कई बच्चों पर शुबा हो रहा है। जिन बच्चों पर शुबा होता था उन बच्चों के वालिदैन से पूछगिछ की जाती थी तो वो परेशान हो जाते थे। मैंने खुद दादा होकर अपने पोते की सूरत नहीं देखी थी, ना ही उसका दुरुस्त हुलिया जानता था। अलबत्ता उसके दिमाग में कई बार जा चुका था और अब भी जा रहा था। आला बीबी ने कहा, पापा, उसका ज़हन एक सोच पर मरकूज हो गया है, हम उसके ख्यालात पढ़ सकते हैं। मैं अभी उसके पास थी, वो गहरी नींद सो रहा था। मैंने कहा, मैं अभी उसके ख्यालात पढ़ चुका हूँ, उसे नींद में देखकर सोच रहा हूँ कि उसे बेदार करना मुनासिब नहीं है। वह जहाँ भी है बड़े आराम से अपनी नींद पूरी कर रहा है। जब बेदार होगा तो हम उसके ख्यालात पढ़कर मालूम कर सकेंगे कि उसने किसके घर में पनाह ली हुई है। फिलहाल मुझे इत्मीनान था कि वो जहाँ भी है खैरियत से है। पहले वो त्यारे के बेशुमार मुसाफिरों के साथ दुश्मनों के चुंगल में फंसे हुए थे। मैंने उन्हें निजात दिलाई, तमाम मुसाफिरों समेत उन्हें चिल्ली शहर पहुंचाया। सोनिया असली चेहरे के साथ नहीं थी, लिहाजा उसे कोई पहचान नहीं सकता था। अदनान को भी मेरे पोते की हैसियत से कोई नहीं जानता था। इसके बावजूद अमरीकी अकाबरीन को मालूम हो गया था कि सोनिया अपने पोते के साथ चिल्ली शहर के एक होटल में काम कर रही है। अब ये मालूम करना था कि किस टेलीपैथी जानने वाले ने अमरीकी अकाबरीन को उनका पता ठिकाना बताकर उनके लिए मुसीबतें पैदा कर दी थी।
अदनान होटल से निकलकर ना जाने किसके घर पहुंचा हुआ था और सोनिया एक खुफिया पनाहगाह में थी। वो नामालूम टेलीपैथी जाने वाला अमेरिकी आर्मी के कर्नल मार्टन के दिमाग में आकर बोलता रहा था। उसी ने ये मुखबरी की थी, लेकिन उसने अपना नाम नहीं बताया, ना ही किसी तरह की निशानदेही की थी कि वो कौन है। अमेरिकी अकाबरीन उसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। अब मुझे मालूम करना था कि वो कमबख्त कौन है, और ये मालूम करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं था। सारी दुनिया में दहशतगर्दों और बागियों को जदीद हथियार सप्लाई करने वालों की एक तंजीम द टेरर सप्लायर्स थी। उस तंजीम के तीनों सरबराह टेलीपैथी जानते थे, जिनमें से एक सैंडी ग्रे मर चुका था। बाकी दो, जैक केलर और महाधाबी, जिंदा थे। वो दोनों जानते थे कि सोनिया और अदनान उन यरगमाल बनाए जाने वाले मुसाफिरों के दरमियान मौजूद थे। वहां से रिहाई पाने के बाद वो अपने पोते के साथ चिल्ली के एक होटल में क्याम पजीर हो चुकी थी। सिर्फ वो दोनों ही ये बात अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने ये इतला अमरीकी काबरीन तक पहुंचाई थी। मैंने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। जैक कैलर के अंदर पहुंचा तो उसने सांस रोक ली। दूसरी बार फिर मैंने उसके अंदर पहुंचते ही कहा, कर्नल मार्टन। इसके साथ ही उसके दिमाग से निकल आया, फिर मैं जो चाहता था वही हुआ। जैक कैलर ने कर्नल मार्टन के अंदर पहुंचकर कहा, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? कर्नल मार्टन ने कहा, मैंने तो नहीं बुलाया। अभी एक ख्याल ख्वानी करने वाला मेरे अंदर आकर तुम्हारा नाम ले रहा था। मैं समझा कि वो तुम्हारा ख्याल ख्वानी करने वाला है। ताज्जुब है, फिर वो कौन था? मैंने कहा, वो मैं था। अब तो मुझे मेरी आवाज़ और मेरे लहजे से पहचान सकते हो। मुझे पहचानते उसके होश उड़ गए। वो हिचकिचाते हुए बोला, आप मिस्टर फरहाद, आप हैं? आप मेरे पास इस तरह क्यों आए थे? ये मालूम करने आया था कि तुम कितने बड़े कमीने हो। मैंने तुम्हें करोड़ों डॉलर्स का नुकसान पहुंचाया, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आई। क्या आइंदा मैं तुम्हारे खिलाफ क्या कर सकता हूँ? तुमने सोनिया और अदनान का पता अमरीकी अकाबरीन को बताकर मुझसे बहुत बड़ी दुश्मनी की है। अब तुम्हें कहाँ पर ना मिलेगी? वह सहम कर बोला, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने सोनिया और आपके पोते के खिलाफ कोई मुखबरी नहीं की है। तो कर्नल मार्टन को अपना बाप समझकर इसके पास आयो? कर्नल के ख्यालात बता रहे हैं कि तुम्ही ने आकर मुखबरी की थी। यह भी तुम्हारा लबो लहजा पहचान रहा है। प्लीज़ आप मुझे गलत ना समझें। ये कर्नल मार्टन मेरा लबो लहजा पहचानने में गलती कर रहा है। अगर ये कोई गलती नहीं कर रहा है तो यकीन करें कि कोई मेरा दुश्मन मेरी आवाज़ और लहजा बनाकर कर्नल के पास आया होगा। इसने आपकी वाइफ और पोते के खिलाफ मुखबरी की होगी। तुमने समझा और मैं समझ गया। अब जाओ, मैं 1 घंटे की मोहलत देता हूँ। पूरे यूरोप में तुम्हारे जो भी असला के गोदाम है, वहाँ का तमाम असला किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दो। अपना जितना माल बचा सकते हो बचाने की कोशिश करो। ठीक 1 घंटे के बाद तुम्हारा कोई गोदाम बाकी नहीं रहेगा। वो थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बड़े ठहरे हुए लहजे में बोला, मिस्टर फरहाद, आप टेलीपैथी के पहाड़ हैं। कोई आपसे नहीं टकरा सकता। ये दुरुस्त है कि बुलंदों वाला पहाड़ के टुकड़े टुकड़े नहीं किए जा सकते, लेकिन उसके अंदर सुरंग बनाई जा सकती है। हम पहाड़ से नहीं टकरा सकते, लेकिन उससे कतरा कर निकलने का रास्ता बना सकते हैं। हमने पहले ही समझ लिया था कि हमारा भेद खुलेगा तो तुम यही करोगे। हमारे बाकी गोदामों का असलहा तबाह करके हम एक बार फिर करोड़ों का नुकसान पहुंचाओगे। लिहाजा हमने पहले ही तमाम असलहा ऐसी जगह मुंतकिल कर दिया जहां तुम्हारे फरिश्ते भी नहीं पहुंच सकेंगे। चोर चोरी करने से पहले फरार होने का रास्ता हमवार कर लेते हैं। तुमने भी यही अक्लमंदी की है। कोई बात नहीं, मैं दूसरे रास्ते से आ रहा हूँ, मेरा इंतज़ार करो। मैं दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। फिर मैंने 3 टेलीपैथी जाने वालों को बाबा साहब के दायरे से अपने अंदर बुलाया। उनसे कहा, दी टेरर सप्लायर्स के सरबराह को तुम जानते हो। अब उन 3 में से 2 रह गए हैं, जैक केलर और महाधाबी। एक ने कहा, सर हम उनके मुतल्लिक बहुत कुछ जानते हैं। तुम ये नहीं जानते कि उन्होंने अपने पिछले गोदामों को खाली कर दिया है। उन गोदामों का तमाम असलहा किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया है। कोई बात नहीं, हम उन गोदामों का भी सुराग लगा लेंगे। मैं यही सुनना चाहता हूँ कि कैसे मालूम करोगे? सर, यूरोप और एशिया में बेशुमार दहशतगर्द तंजीमें हैं। छोटे छोटे ममालिक भी उन लोगों से असला खरीदते हैं। हम उन छोटे ममालिक के सरबराहों के ख्यालात पढ़ेंगे, उन दहशतगर्द तंजीमों के सरबराहों के अंदर भी पहुंचेंगे। उनसे मालूम हो जाएगा कि अब उन्हें किन नए गोदामों से माल सप्लाई किया जा रहा है। मैंने कहा, शाबाश, ऐसे तरीक़ेकार से तुम बहुत जल्द उनके नए गोदामों का सुराग लगा लोगे। कोशिश करो कि जैक केलर और महाधाबी की खुफिया रिहाइशगाहों का पता मालूम हो जाए। उन तीनों ने कहा कि हम उनकी खुफिया रिहाइशगाहों तक भी पहुंचने की कोशिश करेंगे। फिर वो मेरे दिमाग से चले गए। पारस और पोरस उन 2 जुड़वा बहनों मरहबा और दिलरुबा के साथ फन फेयर ग्राउंड में अदनान को तलाश कर रहे थे। ऐसे वक्त आला बीबी ने उनके पास आकर कहा, आप दोनों परेशान हो, अदनान जहाँ भी है खैरियत से है। पारस ने पूछा, क्या वो मिल गया है? ममा के पास पहुंच गया है? नहीं, वो अभी तक नहीं मिला है, पता नहीं कहाँ है, लेकिन जहाँ भी है वहाँ आराम से गहरी नींद सो रहा है। परेशानी की कोई बात नहीं है। पोरस ने पूछा, क्या तुम उसके ख्यालात पढ़कर मालूम नहीं कर सकती कि वो कहाँ पहुंचकर गहरी नींद सो रहा है? वो खुद नहीं जानता कि चिली के किस इलाके में है और किसके घर में है। बाय द वे, ये दोनों फुलझड़ियाँ कौन है? पारस ने कहा, वो जो पोरस के पास खड़ी हुई है उसका नाम दिलरुबा है। मेरे पास जो है उसका नाम मरहबा है। ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। हम मजाज हैं और दोनों ही खिसकी हुई हैं। इसके आगे कुछ कहना ज़रूरी नहीं है, तुम इनके ख्यालात पढ़ सकती हो। मरहबा ने पारस से पूछा, ये तुम अचानक खामोश होकर सिर्फ मेरे चेहरे को तके जा रहे हो, कहाँ पहुँचे हुए हो?
दिलरुबा ने पोरस से कहा, तुम भी खामोश हो, ये तुम दोनों को हुआ क्या है? पोरस ने कहा, मैं सोच रहा हूँ कि बच्चे को फिलहाल तलाश ना किया जाए। अब हम अपने होटल में जाकर आराम करेंगे। होटल में क्यों जाओगे? हमारा इतना बड़ा बंगला है, वहाँ चल कर रहोगे? नहीं, तुम्हारे माँ बाप क्या कहेंगे? क्या वो ये इजाज़त देते हैं कि अनजाने लड़कों को दोस्त बनाकर घर ले आओ? हमने अजनबी लड़कों से दोस्ती ज़रूर की है, लेकिन आज तक किसी को घर लेकर नहीं गई। मरबा ने कहा, अभी हमारे साथ घर चलो, हम अपने वालदैन से तुम्हारा तारुफ कराएंगे। वह तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। पारस ने एक गहरी सांस लेकर कहा, तुम दोनों ऐसे खुश हो रही हो जैसे बकर ईद में 2 बकरे खरीद कर घर ले जा रही हो। चलो पोरस, इनके वालदैन से भी मिलकर देखें हमारा क्या असर होता है। वो सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से जाने लगे। आला बीबी ने कहा, मैंने इन दोनों के ख्यालात पढ़े हैं। लड़कियां बहुत अच्छी हैं लेकिन खिसकी हुई हैं। आप दोनों के लिए मुसीबत तो बनेंगी मगर फ़ायदा भी पहुंचाएंगी। मम्मा की तरह इनके अंदर भी सूंघने की बड़ी तेज़ हिस्स है। मरहबा और दिलरुबा दोनों ही हसीन और पुरकशिश थीं। फिर उनमें सूंघने वाली गैर मामूली हिस्स थी। उनमें ऐसी खूबियां थीं जो पारस और पोरस की खूबियों में इजाफा कर सकती थीं। इसलिए वो दोनों भी उनसे मुतासिर हो गए थे और उनमें दिलचस्पी लेने लगे थे। आला बीबी ने कहा, मैं मम्मा के पास जा रही हूँ। पोरस ने पूछा, मम्मा कहाँ हैं और क्या कर रही हैं? वो एक खुफिया रिहाइशगाह में थी और अब मेकअप बदलकर अदनान को ढूंढती फिर रही हैं। तुमने उन्हें बताया होगा कि अदनान खैरियत से है, फिर उन्हें बाहर नहीं निकलना चाहिए था। आप उन्हें अच्छी तरह जानते हैं, वो एक जगह सुकून से बैठने वाली नहीं है। उन्होंने इंटेलिजेंस के डीजी से कहा है कि बड़े बड़े शानदार बंगलों के अंदर जाकर तलाशी ली जाए। किसी न किसी बंगले में उनका पोता ज़रूर होगा। वो इसलिए बाहर निकलियाँ कि पोते की खबर मिलते ही फ़ौरन वहाँ पहुँचें जहाँ वो आराम से सो रहे। आला बीबी चली गई। वो दोनों मरहबा और दिलरुबा के साथ एक बंगले में पहुँच गए। गाड़ियों से उतरकर बैरूनी दरवाज़ा खोलकर बंगले के अंदर आए। अंदर आते ही दरवाज़ा यक बयक बंद हो गया। पता चला दरवाजे के पीछे 2 गनमैन खड़े हुए थे। उन्होंने गन पॉइंट पर उन्हें आगे बढ़कर ड्राइंग रूम में चलने का हुक्म दिया। ड्राइंग रूम में दिलरुबा और मरहबा के वालिदैन एक सोफे पर बैठे हुए थे। उनके पीछे एक नौजवान रिवॉल्वर लिए खड़ा हुआ था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, आओ मरहबा, तुमने मुझसे दोस्ती की, फिर किसी और से दोस्ती की और आज देख रहा हूँ कि किसी और के साथ आई हो। ये तुम दोनों बहनें इतनी जल्दी जल्दी बॉयफ्रेंड क्यों बदलती हो? मरहबा ने कहा, दोस्ती करने के बाद पता चला कि तुम्हारे अंदर कोई खूबी नहीं है, खराबी ही खराबी है। वो जो दूसरा आया था वो भी मतलबी और खुदगर्ज था। अब अपना ही कमीनापन देख लो कि बंदूकें लेकर हमारे घर में घुस आए हो। मरहबा की माँ ने कहा, गलती तुम दोनों बहनों की है। जिसे चाहती हो उससे इश्क फरमाने लगती हो, ना आगे देखती हो ना पीछे, ना अच्छा देखती हो ना बुरा समझती हो। उनके बाप ने कहा, और आज इन लफंगों को ना जाने कहाँ से पकड़ लाई हो, इनसे भी कहोगी कि ये भी अपनी अपनी गन ले आए। पारस ने कहा, आप हमें लफंगा ना समझें, हम कौन है ये बाद में बताएंगे। फिलहाल गन वाले से पूछ रहे हैं कि ये क्या चाहता है, अपने मुसल्ला साथियों के साथ क्यों आया है? क्या आप लोगों को कत्ल करना चाहता है या लड़कियों को उठाकर ले जाना चाहता है? उसने जवाब दिया, मैं किसी को कत्ल नहीं करना चाहता और इन लड़कियों को उठाकर कहाँ ले जाऊंगा, ये तो बिल्कुल ही पागल है। दूसरे गनमैन ने सामने आकर कहा, दिलरुबा ने मुझसे फ्लर्ट किया था। मैंने इसे कहा कि मेरे पास $50 हैं, तो इसने कहा कि इसके बाप के पास $50,000 हैं। ये दौलत घर के अंदर एक सेफ में रखी हुई है, हम वही $50,000 लेने आए हैं। पोरस ने घूर कर दिलरुबा से पूछा, तुमने इसे घर का भेद क्यों बताया था? दिलरुबा ने कहा, क्यों ना बताती, मैं तुमसे मोहब्बत कर रही हूँ, क्या तुमसे कभी झूठ बोलूंगी? कभी नहीं। और जब मैं इससे मोहब्बत करती थी तो इससे भी झूठ नहीं बोल सकती थी, इसलिए मैंने बता दिया कि हमारे घर में कितनी रकम है। तुमने इसको बता दिया, इसका नतीजा देखो, ये गन लेकर पहुंच गए। दिलरुबा ने कहा, मैं क्या करूं? हमारी इस दुनिया में सच बोलना जुर्म है, हमाकत है और मैंने इसे मोहब्बत किया। नफरत नहीं की थी कि ये गन लेकर हमसे नफरत करने पहुंच गया। पोरस ने पूछा, आखिर तुम दोनों कितने बॉयफ्रेंड्स बनाती रहोगी? मरहबा ने कहा, हमने फैसला किया था कि जब तक हमारे दिल को छू लेने वाला कोई हमारी ज़िंदगी में नहीं आएगा तब तक हम हर लड़के को बॉयफ्रेंड बनाकर आजमाती रहेंगी। खुदा बेहतर जानता है, तुमने मेरे दिल को छू लिया है, तुम मेरे आखिरी बॉयफ्रेंड हो। दिलरुबा ने पोरस से कहा, मैं भी यही कहती हूँ कि अब तुम्हारे सिवा कोई और मेरी ज़िंदगी में नहीं आएगा। गनमैन ने कहा, ये दोनों मेरी इंसल्ट कर रहे हैं, पहले इन्होंने हमसे मोहब्बत की, अब हमें ठुकरा कर इन दोनों के पास जा रही हैं। मैं ये इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करूँगा। पारस ने मरहबा से पूछा, ये कौन है? वो बोला, ये हमारा पहला आशिक है। तुम्हारा या दिलरुबा का? हम दोनों का। बात असल में यह है कि हम दोनों बहनें एक साथ इस पर आशिक हो गई थी, फैसला नहीं कर पा रही थी कि इस आशिक को मेरा होना चाहिए या दिलरुबा का। दिलरुबा इसे दस्तबरदार नहीं होना चाहती थी और मैं इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। पोरस ने पूछा, फिर क्या हुआ? होना क्या था? हम दोनों बहनों ने फैसला किया कि इसके 2 टुकड़े कर दिए जाएं। हम दोनों आधा आधा हिस्सा बांट लेंगे। ये सुनते ही ये भाग गया, आज गन लेकर आया। वो सीना तान कर बोला, हाँ आज मैं गन लेकर आया हूँ, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, एक कमरे में ले जाऊंगा और कमरा बंद करके तुम दोनों के साथ मुंह काला करूंगा। दिलरुबा पोरस और मरहबा पारस से चिपक गई। सहम कर बोली, हमें इसे बचाओ, पता नहीं है कमरे में ले जाकर हमारे साथ क्या करेगा, आखिर में हमें मार डालेगा। पारस ने अब्दुल्ला से कहा, इसकी दोनों टांगें जख्मी करके इन दोनों के हथियार गिरा दो। 2 नौजवानों ने अपने एक साथी की दोनों टांगों पर गोली मारी।
फिर अपने अपने हथियार पारस और पोरस के सामने फेंक दिए। उन्होंने हथियार उठाकर जख्मी आशिक से कहा, अब तो मुंह काला कर सकते हो, अगर इन टांगों से चलकर इन लड़कियों तक आ सकते हो तो चले आओ। वो फर्श पर पड़ा तकलीफ से करा रहा था। पोरस ने उन दो नौजवानों से पूछा, हाँ तो तुम दोनों $50,000 लेने आए हो? उन्होंने अपने हाथ उठाकर जल्दी से कहा, नहीं नहीं, हमसे गलती हो गई, हम अभी यहाँ से चले जाएंगे। पारस ने कहा, इतनी जल्दी क्या है, यह तमाशा देखते जाओ कि तुम्हारा साथी किस तरह अपना मुंह काला करने वाला है। इसका ये शौक पूरा हो जाए फिर चले जाना। वो दोनों टांगों से अपाहिज होने के बाद तकलीफ ज़्यादा लहजे में गिड़गिड़ा कर कह रहा था, मुझे मुआफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मैं अब कभी इधर नहीं आऊँगा। मारबा ने कहा, पारस इन्हें छोड़ दो, गोली ना मारो, इन्हें जाने दो। पोरस ने उन लड़कियों के वालिदैन से पूछा, क्या ख्याल है, क्या इन्हें छोड़ दिया जाए? उनके बाप ने कहा, हाँ मेरा ख्याल है बेवजह खून खराबे से पुलिस केस बनेगा, इन्हें जाने दो। अब्दुल्ला ने ख्याल खुआनी के जरिए कहा, मैं इनके ख्यालात पढ़ रहा हूँ, ये सोच रहे हैं कि यहाँ से जाकर इस जख्मी को पुलिस स्टेशन ले जाएंगे, ये रिपोर्ट दर्ज कराएंगे कि पारस और पोरस ने इन्हें बीच शाहराह पर दुश्मनी के बायस गोली मारी है। पारस ने मरहबा के बाप से कहा, ये तीनों यहाँ से जाते ही हमारे खिलाफ उल्टा केस करेंगे कि हमने इनके एक साथी को गोलियां मारी हैं, लिहाजा अभी आप फ़ोन करके पुलिस को बुलाएं और ये रिपोर्ट दर्ज कराएं कि ये तीनों आप लोगों को कत्ल करने के इरादे से आए थे। मरहबा का बाप रिसीवर उठाकर पुलिस स्टेशन के नंबर पंच करने लगा। जीना एक नए अंदाज से जीने लगी। पुराना इलाका और पुराना मोहल्ला छोड़कर जूहू के साहिल पर एक शानदार बंगले में आ गई। सेठ केशुनाथ ने उसे नकद 1 करोड़ रुपए दिए थे। फिर जूहू का वो शानदार बंगला भी उसके नाम करने वाला था। उस बंगले में 2 बहुत महंगी कारें थीं। एक मामूली सी कार मुलाजमों के इस्तेमाल के लिए मौजूद थी। उसकी खिदमत के लिए बंगले के अंदर एक मुलाजमा, बाहर एक ड्राइवर और 2 मुलाजिम मौजूद रहते थे। वह भी 16 बरस की थी। ऐसी ही कम सी लड़की को इतनी ढेर सारी दौलत और ऐशो आराम मिलता तो वो हंसती बोलती, नाचती गाती और हवाओं में उड़ती फिरती। लेकिन वो और ज़्यादा संजीदा हो गई थी। ये बात उसे जहनी तौर पर उलझा रही थी कि वो वक्तन फ़वक्तन किब्रिया के बारे में क्यों सोचने लगती है। वो हर रात उसे ख्वाबों में देखने लगी थी। कोई रात ऐसी नहीं जाती थी कि वो ख्वाब में ना आता हो। फिर वो इस अंदाज से आता था कि वो सहरज़दा सी हो जाती थी। जागने के बाद भी घंटों उसी के बारे में सोचती रहती। उसकी अजीब सी हालत हो गई थी। रोज़ाना दर्जनों कीदतमंद उसे मिलने आते, अपनी दुख भरी बिपता सुनाते, अपनी ज़रूरतें उससे पूरी करवाना चाहते। वह सबकी हाजत रवाई करती थी। लेकिन अचानक बैठे बैठे कहीं गुम होकर खला में तकने लगती। उसके अकीदतमंद समझते थे कि वो अपने ध्यान ध्यान में मसरूफ़ हो गई है, जबकि वो किब्रिया के बारे में सोच रही होती थी। उसे याद आने लगता था कि वो ख्वाबों में आने वाला कैसे कैसे उसके पास आकर भटकता रहता था और उसे भटकाता रहता था। वो खला में तकते वक्त तसव्वुर में वो तमाम मनाजिर देखती रहती जो नींद की हालत में गुजर जाते थे। जब वो चौंक जाती तो अपने सामने अकीदतमंदों का हजूम देखती और झींप जाती, बातें बनाती, मुझे मुआफ़ करना, मैं ज़रा ध्यान में मसरूफ़ थी। ध्यान भगवान का भी होता है और मन मंदिर के देवता का भी। वो कभी झूठ ना बोलने वाली ऐसे वक्त झूठ बोलने पर मजबूर हो जाती। जब वो तन्हाई में होती तो सोच के जरिए उसे पुकारती, किब्रिया तुम कहाँ हो, आ जाओ किब्रिया, इतना ना सताओ। उसे जवाब नहीं मिलता था। वो कहती थी, ये ना समझो कि मैं बिल्कुल ही नादान हूँ और तुम्हारी नाराज़गी को नहीं समझ रही हूँ। तुम मेरे अंदर रहते हो, ये मैं दिल की गहराइयों से और पूरी यकीन से कहती हूँ। तुम मेरे पास आने वालों के मसाइल सुनते हो और मैं जिस तरह उनसे वादा करती हूँ वो वादा तुम इस तरह पूरा करते हो, उनके मसाइल हल करते हो, मेरी इज्जत रखते हो, मेरा मान बढ़ाते हो। ऐसे वक्त किब्रिया उसकी सोच में कहता, मैं किब्रिया को क्यों पुकारी हूँ, मेरा उससे क्या ताल्लुक है, क्या रिश्ता है, मैं हिंदू हूँ वो मुसलमान। जब मैं इतना फासला रखकर सोचती हूँ तो फिर क्यों उसे ख्वाबों और ख्यालों में देखती हूँ और सोचती रहती हूँ। वो ख्यालों में नहीं आता तो उसको बेख्तियार पुकारने लगती हूँ। उसकी अपनी सोच कहती, मैं क्या करूँ, मेरी समझ में नहीं आता। जब वो शिद्दत से याद आता है तो मैं भूल जाती हूँ कि मेरा धर्म क्या है, उसका मज़हब क्या है। मैं हिंदुस्तानी हूँ, वो पाकिस्तानी है। हम दोनों ऐसे मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके दरमियान इब्तदा ही से नफ़रत और दुश्मनी चली आ रही है। वो बुरी तरह उलझ कर सोचती थी, कोई धर्म नहीं होता, कोई मज़हब नहीं होता, सब मुल्क बराबर होते हैं, हर मुल्क में इंसान बसते हैं, इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए, मज़हब और धर्म की दीवार उठाकर एक दूसरे से नफ़रत नहीं करनी चाहिए। किब्रिया उसके अंदर रहकर यह ख्वाहिश पैदा करता रहता था कि वो नित नए डिज़ाइन के बेहतर से बेहतर लिबास पहना करे। पहले तो वो पहनना नहीं चाहती थी, फिर उसके अंदर यह सोच पैदा होती कि शायद किब्रिया कहीं से छुपकर उसे देखता हो, इसलिए उसे पहनना चाहिए। इस तरह जेवरात पहनने और बनने संवरने की ख्वाहिशें जन्म लेती रहीं और वह इन पर अमल करती रही। वो रफ्ता रफ्ता तब्दील होने लगी। आईने में खुद को देखकर हैरान रह जाती कि वो क्या से क्या होती जा रही है। पहले वो मीठी मीठी सी धुंधली धुंधली सी दिखाई देती थी, अब आईने में ऐसी साफ और शफाफ नजर आती थी जैसे खुशरंग तितली ने अपने तमाम पर फैला दियों। वो किसी तफरीगा में जाती थी या किसी तकरीब में पहुंचती थी तो वहां भी उसका ध्यान बटा रहता था। उसकी नज़रें इधर उधर भटकती रहती थीं। उसका दिल कहता था कि वो कहीं ना कहीं नजर आ सकता है। वो एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर की ज्वेलरी शॉप में थी और हीरों का एक सेट खरीद रही थी। जब वो खरीदारी के बाद दुकान से बाहर आई तो दूर उसे एक तरफ देखते ही चौंक गई, खुशी से खिल गई। उसे किब्रिया नजर आ रहा था। वो तेजी से उस तरफ जाने लगी। अगरचे उसने एक ही बार उसे देखा था,
उसकी खूबरूई, उसका कद, उसकी शख्सियत उसके हवास पर छाई हुई थी, लेकिन चेहरे के नकूश उससे अच्छी तरह याद नहीं थे। उसने ख्वाबों और ख्यालों में जैसा चेहरा देखा था वैसा ही वो दिखाई दे रहा था। वो उसके चेहरे की तरफ जा रही थी। उसने करीब पहुंचकर उसे मुखातिब किया, किबरिया। वो जवान आगे जा रहा था। उसने शायद उसकी आवाज़ नहीं सुनी, या फिर उसका नाम किबरिया नहीं था। जीना ने और करीब होकर उसे पुकारा, किबरिया। फिर उसने उसके शाने पर हाथ रखा तो वो रुक गया। सवालिया नज़रों से उसे देखने लगा। फिर एकदम से उसे पहचानते हुए बोला, अरे आप सुहागन देवी, ये आप हैं? जीना ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम मनमोहन है। ये मेरे बड़े भाग हैं कि आपने मुझे छू लिया है। मैं सोच रहा था कि आपके पास जाऊंगा और हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि मुझे कोई नौकरी दिला दें। मैं बेरोजगार हूं और बहुत मुश्किलों में हूं, बीए पास हूं। आपने मुझे छू लिया है, अब मुझे यकीन है कि कहीं ना कहीं ज़रूर मुझे नौकरी मिलेगी। वो उसे छूकर पछता रही थी। सोच रही थी कि मैं इसे नौकरी कहाँ से दिलाऊंगी। ये इसका मसला था कि नौकरी कैसे दिलाएगी, लेकिन उसे अपने देवी होने का भरम रखना था। उसने हाथ उठाकर आशीर्वाद देने के अंदाज में कहा, जाओ, भगवान ने चाहा तो तुम्हें नौकरी मिल जाएगी। ये कहकर वो वहां से पलट गई। मायूस होकर वहां से जाने लगी। जिसे किबरिया समझा था वो कोई और निकला। उसका नाम मनमोहन था। वो बेरोजगारी से इस कदर तंग आ गया था कि खुदकुशी करना चाहता था। फिर उसने सुहागन देवी का नाम सुनकर सोचा था कि एक बार उसके दर्शन करेगा। शायद इस देवी की कृपा से उसे नौकरी मिल जाए। इस नौजवान के घर में बूढ़े माँ बाप थे, एक जवान बहन थी। कभी कभी फाके करने की नौबत आ जाती थी। वो परेशान हो जाता था कि जवान होकर उन्हें 3 वक्त की रोटी नहीं खिला सकते। जीना ने उसे छूकर उसके अंदर बड़ा हौसला पैदा कर दिया था। उसे पूरे यकीन था कि अब ज़रूर उसके बुरे दिन दूर हो जाएंगे और अच्छे दिन आएंगे। वो सोचता हुआ शॉपिंग सेंटर से बाहर आया तो किबरिया ने उसका रास्ता रोक लिया। फिर उससे पूछा, क्या तुम्हारा नाम मनमोहन है? उसने सवालिया नज़रों से उसे देखा, फिर कहा, हाँ, तुम मुझे कैसे जानते हो? ये मैं नहीं जानता। मेरे अंदर एक देवी की आवाज़ आई थी। वो कह रही थी कि मनमोहन नामी एक नौजवान बेरोजगार है, बहुत मायूस है। अगर उसे नौकरी ना मिली तो वो आत्महत्या कर लेगा, लिहाजा उसे नौकरी दे दी जाए। फिर किबरिया ने उसे अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाल कर देते हुए कहा, कल सुबह इस एड्रेस पर पहुंच जाओ, तुम्हें मुलाजमत मिल जाएगी। तुम्हें हर माह 10,000 रुपये बतौर तनख्वाह मिलेंगे। वो एकदम से खुश होकर उसके कदमों में झुक गया। किबरिया ने उसे बाजुओं से थामकर उठाते हुए कहा, मैं ना देवी हूं ना देवता हूं। मुझे जैसा हुक्म मिला था मैं उस पर अमल कर रहा हूं। ये 10,000 रुपये रखो, जो कर्ज है उसे अदा करो। घर में राशन ले जाओ और अपने लिए एक अच्छा सा लिबास बनवाओ। किबरिया उसे रुखसत होकर दूर एक जगह आया। मुंबई में वो एक बहुत बड़े दौलतमंद कारोबारी की हैसियत से पहचाना जाता था। वहां उसका नाम हमजा था। वो जर्मनी की एक दवा साज कंपनी में शेयर होल्डर था। उसने मोबाइल फ़ोन के जरिए अपने एक दवा फरोख्त करने वाले होलसेलर को मुखातिब किया, फिर कहा, मैंने एक नौजवान मनमोहन को तुम्हारा विजिटिंग कार्ड दिया है। वो कल सुबह मुलाजमत के लिए आएगा। उसे 10,000 रुपये माहाना पर मुलाजिम रख लो। दूसरी तरफ से कहा गया, यस सर, आपका हुक्म है तो हम उसे ज़रूर रखेंगे। किबरिया फ़ोन बंद करके फिर ख्याल ख्वानी के जरिए जीना के अंदर पहुंच गया। वो एक महंगी और शानदार कार की पिछली सीट पर बैठी हुई थी। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। वो दाएं बाएं खिड़की के बाहर गुजरते हुए मनाजिर को देख रही थी। ये उसकी आदत होती जा रही थी कि नज़रें जहां जाती थीं किबरिया को ढूंढती थीं। वो अपने अकीदतमंदों के मसाइल सुनती थी, फिर तस्वीरें जाना में खो जाती थी। मसाइल तो किबरिया हल किया करता था। वो अपने शानदार बंगले के सामने पहुंची। दरबान ने आहनी गेट को खोला। उसकी कार अहाते के अंदर दाखिल हुई। वहां कई गाड़ियां खड़ी हुई थीं। बहुत से अकीदतमंद इधर उधर खड़े हुए थे या बैठे हुए थे। उसकी कार को देखते ही हाथ जोड़कर सर झुकाने लगे। एक मुलाजिम ने उसकी कार का पिछला दरवाज़ा खोलते हुए कहा, देवी जी, पुलिस वाले आए हैं, आपको पूछ रहे हैं। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया है। वो कार से उतरकर सोचती हुई अंदर आई कि पता नहीं आज पुलिस वाले क्यों आए हैं। क्या ये लोग भी मेरे अकीदतमंदों में से हैं? मुझे तो पुलिस वालों से बड़ी वहशत होती है। वो ड्राइंग रूम में आई तो एक पुलिस इंस्पेक्टर और एक इंटेलिजेंस का अफसर उसे देखकर खड़े हो गए। उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्ते किया। फिर एक ने कहा, हम बड़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो उन्हें बैठने का इशारा करते हुए बोली, आप बैठ जाएं और फरमाएं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। वो सब एक दूसरे के सामने सोफ़ों पर बैठ गए। इंटेलिजेंस के अफसर ने कहा, आप बुरा ना माने, आपके खिलाफ बहुत सी शिकायतें हैं।
बल्कि इल्ज़ामात हैं। उसने पूछा, कैसे इल्ज़ामात हैं? अफसर ने कहा, पहले तो आप ये बताएं कि चंद रोज़ पहले आप एक बहुत ही पसमानदा इलाके में थीं, गरीबों के मोहल्ले में रहती थीं। अचानक इतने शानदार बंगले में कैसे आ गईं? इंटेलिजेंस के अफसर ने कहा, हमारे जासूसों ने बताया है कि आप हज़ारों लाखों रुपए गरीबों में दान करती हैं। ज़रूरतमंदों को आप इतनी बड़ी रकमें कहाँ से देती हैं? आपकी आमदनी के ज़राए क्या हैं? वो बोली, हमारे मुल्क में कितने ही लोग रातों रात अमीर हो जाते हैं। आपने कभी उनके खिलाफ कार्रवाई की है कि उनके पास अचानक इतना धन कहाँ से आ जाता है और वह कैसे धनवान बन जाते हैं? आप दूसरों की बात को छोड़ें, अपनी बात करें। आपके पास इतना धन कहाँ से आ रहा है? ये तो आप जानते ही होंगे कि ये शानदार बंगला केशु नाथ का है। उन्होंने 1 करोड़ रुपए और ये बंगला मुझे दिया है। मेरे पास जो कीमती गाड़ियां हैं सब उनकी ही दी हुई हैं। हमें ये मालूम है और हम इस हद तक मुतमईन हैं। लेकिन जिस अंदाज में आप लक्ष्मी देवी बनी हुई हैं, सबको धन बांटती रहती हैं, उसके लिए तो अरबों और खरबों रुपए भी कम पड़ते हैं। वो बोली, मुझ पर लक्ष्मी देवी की कृपा है। मैं नहीं जानती कि वो कैसे कैसे जराए से मेरे पास धन पहुंचाती हैं। अगर आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं तो पहले यह साबित करें कि मेरी आमदनी के जराए नाजायज़ हैं, गैर कानूनी हैं। मैं स्मगलिंग करती हूँ, बैंक में डाके डालती हूँ। कोई ऐसा जुर्म साबित कर दें, फिर मुझे गिरफ्तार करके यहाँ से ले चलें। इंस्पेक्टर ने कहा, एक बहुत बड़े सरमायादार ने आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। उस सरमायादार का नाम नंदलाल भंडारी है। उसने इल्ज़ाम लगाया कि आपके घर में एक नौजवान मुलाजमा थी। उस मुलाजमा के जरिए आपने उसके घर में डकैती कराई है। उसके बेडरूम के सेफ में 1 करोड़ 80 लाख रुपए थे। जिस रोज़ वह मुलाजमा उसकी नौकरी छोड़कर गई, उसी रोज़ वह रकम चोरी हो गई। जीना ने कहा, 2 रोज़ पहले की बात है। नंदलाल भंडारी उस मुलाजमा की इज्जत लूटना चाहता था। मुलाजमा ने फ़ोन के जरिए मुझसे कहा कि वो उसे एक कमरे में बंद करके गया है और अभी आकर उसकी इज्जत लूटने वाला है। आप ये कहना चाहती हैं कि जहां उसे बंद किया गया था वहां टेलीफोन था और उसने फ़ोन के जरिए आपको इतला दी थी। फिर आपने क्या किया था? जब वो उसके कमरे में आया तो मैंने उसी फ़ोन के जरिए उसे मुखातिब किया था। पहले तो उसे समझाया कि वो कोई पाप ना करे, एक बेगुनाह लड़की की आबरू ना लूटे। जब वो मजाक उड़ाने लगा, मुझे देवी नहीं फ्रॉड कहने लगा, तो मैंने उसे बद्दुआ दी थी कि वो अपने मकसद में कामयाब ना हो। जिस दौलत पर वो घुमंड करता है वो दौलत भी उसके पास ना रही। इंस्पेक्टर ने कहा, और इस तरह वो दौलत ना रही। उसके 1 करोड़ 80 लाख रुपए चोरी हो गए। या आप बता सकते हैं कि वो रकम कैसे चोरी हुई? वो मुलाजमा बहुत कमज़ोर थी, उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। लेकिन अचानक इतना कैसे ताकतवर हो गई कि उसे जख्मी करके उसके सेफ से रकम निकाल कर ले जा सके? जीना ने कहा, वो कमज़ोर मुलाजमा अचानक ताकतवर नहीं बनी थी। दरअसल नंदलाल भंडारी नशे में धुत होकर इतना कमज़ोर हो गया था कि अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। ऐसे में वो उसे जख्मी करके भाग गई। अब वो लड़की मेरे पास नौकरी कर रही है। आप उसके खिलाफ ये जुर्म साबित कर दें कि उसने इतनी बड़ी रकम चुराई है, तो मैं उसको आपके हवाले कर दूंगी। हम उसे गिरफ्तार करके ले जाएंगे और अपने तौर पर सारी हकीकत मालूम कर लेंगे। वो ज़रूर सच बोलेगी और अपने जुर्म का इकबाल कर लेगी। मैं बखूबी जानती हूँ कि आप लोग किस तरह इकबाल जुर्म कराते हैं। मुझे अफसोस है, आप उसे यहाँ से नहीं ले जा सकेंगे। मैं कानूनी लड़ाई लड़ना जानती हूँ। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि मैंने उस लड़की की जमानत कबल गिरफ्तारी करा ली है। फिर उसने अपनी एक तालीम याफ्ता मुलाजमा से कहा, जमानत के कागजात ले आओ। मुलाजमा ने हुक्म की तामील की। कुछ देर बाद वो जमानत के कागजात ले आई और उन्हें इंस्पेक्टर के हवाले कर दिया। वो इन्हें पढ़ने के बाद बोला, आपने बड़ी होशियारी दिखाई है, लेकिन उसके 1 करोड़ 80 लाख रुपए कहाँ चले गए? आप पुलिस वाले होकर मुझसे पूछ रहे हैं? जिसने चुराए हैं उससे पूछें और जो चोर है उसे पकड़ने की कोशिश करें। इंटेलिजेंस के अफसर ने कहा, देवी जी, आपके खिलाफ एक शुबा किया जा रहा है और वह शुबा हकीकत से करीब है। मैं भी तो सुनूं कि मेरे खिलाफ किस किस्म का शुबा किया जा रहा है। अफसर ने कहा, आप टेलीपैथी जानते हैं या फिर कोई टेलीपैथी जाने वाला आपके दिमाग में आता जाता रहता है? ये सुनते ही उसने एक गहरी सांस लेकर आंखें बंद कर लीं। उनसे गुफ्तगू के दौरान में वो थोड़ी देर के लिए किबरिया को भूल गई थी। टेलीपैथी के जिक्र पर वो एकदम से याद आया तो दिल तेजी से धड़कने लगा। इंटेलिजेंस के अफसर ने पूछा, आपने आंखें क्यों बंद कर लीं? खामोश क्यों हैं? वह आंखें खोलकर उसे देखते हुए बोली, तुम दिन रात पूजा पाठ करते हो, कभी तुमने दिल की गहराइयों से ध्यान ध्यान में वक्त गुजारा है? अगर ऐसा नहीं किया है तो तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे कि जो भगवान के भक्त होते हैं और दिन रात उसी के ध्यान में गुम रहते हैं, वो अपने अंदर आवाज़ें सुनते हैं। वो आवाज़ें भगवान की होती हैं या फिर भगवान का कोई अवतार उनके अंदर बोलता है, रहनुमाई करता है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, किसके साथ क्या पेश आने वाला है, किसकी तकलीफ दूर हो सकती है और किस पापी की तकलीफ बढ़ सकती है। उसने दोनों को देखा, फिर बोली, अगर इसी को टेलीपैथी कहते हैं तो फिर बेशक मैं टेलीपैथी जानती हूँ।
या फिर भगवान का कोई अवतार मेरे अंदर आकर बोलता है, क्या तुम लोग उसे बोलने से रोक सकते हो, भगवान को चैलेंज कर सकते हो? वो दोनों उठकर खड़े हो गए। इंस्पेक्टर ने कहा, हम अभी आपसे बहस नहीं करेंगे, लेकिन जल्द ही यह साबित कर देंगे कि आप टेलीपैथी जानती है या फिर किसी टेलीपैथी जानने वाले से आपका ताल्लुक है। वो दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते कहते हुए चले गए। उनके जाने के बाद बाहर इंतजार करने वाले एक एक करके उसके पास आने लगे और अपना दुखड़ा सुनाने लगे। वो उनके मसाइल सुनती थी, लेकिन माली इमदाद सिर्फ उनको ही देती थी जो सही मायनों में मुस्तहिक होते थे, जो फ्रॉड होते थे या कामचोर होते थे या नशा करने के लिए झूठ मूठ अपनी दुख बीमारी का रोना रोते थे। वो उनकी मदद नहीं करती थी, सख्ती से ताकीद करती थी कि वो झूठ और फरेब से बाज आ जाएं, वरना भगवान की तरफ से सख्त सजाएं मिलेंगी। कौन झूठा है, कौन सच्चा है और कौन फरेब दे रहा है, ये जीना नहीं जान सकती थी। किसी के अंदर घुसकर उनकी सच्चाई मालूम नहीं कर सकती थी। किबरिया उसके पास आने वालों के हालात पढ़कर मालूम करता था, उसके मुताबिक उसकी रहनुमाई करता था। उसके दिल की गहराइयों से आवाज़ निकलती थी कि मेरा वो चाहने वाला मेरे अंदर मौजूद है। हे भगवान, मैं उसे कैसे मनाऊं, कैसे उसकी नाराज़गी दूर करूं, वो मुझसे कब मिलेगा? एक बूढ़ी औरत ने उसके पास आकर हाथ जोड़ते हुए कहा, सुहागन देवी, मेरे पास धन दौलत की कमी नहीं है, मैं हर तरह से खुशहाल हूँ, लेकिन अचानक मेरे नौजवान बेटे को पता नहीं कैसे दौरे पड़ने लगते हैं। मैंने बहुत इलाज कराए, टूने टूटके भी कराए हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वैसे तो वो नॉर्मल रहता है, लेकिन कभी कभी अचानक ही दौरा पड़ने लगता है। उसकी बहुत ही बुरी हालत हो जाती है। मैं माँ हूँ, उसकी ये हालत देख नहीं सकती। कृपा करके अभी मेरे साथ चलो। थोड़ी देर पहले उसे दौरा पड़ा था, वो बेसुध पड़ा हुआ है। जीना ने कहा, मुझे तुमसे हमदर्दी है, लेकिन तुम देख रही हो कि यहाँ कितने ज़रूरतमंद बैठे हैं। मैं अभी इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। ये वादा करती हूँ कि शाम 6 बजे तक तुम्हारे साथ जा सकूंगी। वाकई वो परेशान थी, वहीं बैठी रही। तकरीबन 2 घंटे बाद जीना को फुर्सत मिल गई। तमाम ज़रूरतमंद चले गए। जीना ने कहा, अगरचे मैं बहुत थक गई हूँ, लेकिन तुम्हारी ज़रूरत को समझ रही हूँ, आओ मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। वो उसकी कार में बैठकर रवाना हो गई। उस औरत की कोठी गेटवे ऑफ इंडिया के करीब थी। वो तकरीबन 1 घंटे में वहां पहुंच गए। इससे शानदार कोठी के बाहर मुसल्ला सिक्योरिटी गार्ड्स का पहरा था। उस औरत ने बताया कि उसका पति बरसरे इक़्तिदार पार्टी का बहुत बड़ा लीडर है। अगर सुहागन के गीताओं या दवाओं से उनका बेटा सेहतमंद हो जाएगा और उसको दौरा नहीं पड़ेगा तो वो उसे माला माल कर देगी। जीना उसके साथ कोठी के अंदर आई। कीमती सामान से आरास्ता की हुई कोठी को देखकर पता चलता था कि वो सियासतदान दोनों हाथों से मुल्की खजाना लूट रहा है। ऐसा लगता है जैसे वो किसी राजा महाराजा के महल में आ गई है। वो औरत उसे एक बेडरूम में लेकर आई। वहां एक बेड पर कोई शख्स लेटा हुआ था, उसका मुंह दूसरी तरफ था। शायद वो नींद में था। उस औरत ने कहा, बेटे, सुहागन देवी आई है, तुम इससे बातें करो, मैं अभी आती हूँ। उसने कमरे से बाहर आकर दरवाजे को बंद कर दिया। वो शख्स बिस्तर पर उठकर बैठ गया। वो कोई नौजवान नहीं था, एक बूढ़ा शख्स था। उसे देखकर मुस्कुराते हुए तारीफी अंदाज में बोला, वाह वाह सुहागन देवी, तुम्हारे हुस्न शबाब की जितनी तारीफें सुनी थी, तुम उससे भी ज्यादा हो। सुना है लड़की होते हुए भी लड़की नहीं हो। जीना खामोशी से अपनी जगह खड़ी रही। वो बिस्तर के सिरे पर खिसक कर बैठ गया। उसे सर से पांव तक देखते हुए बोला, जबकि भरपूर जवान लड़की दिखाई देती हो, ताजुब है कि तुम क्या हो। जब से सुना है तुम्हारे लिए दिलचस्पी पैदा हो गई है। तुम्हें अपने बाजू में भर के सर से पांव तक देखने के लिए दिल मचल रहा है। वो पीछे हटकर बोली, मुझसे ऐसी गंदी बातें मत करो। जिसकी शामत आ जाती है वो मुझे हाथ लगाने के लिए मचलता है। हाँ, मैंने ये भी सुना है, मुरलीधर तुम्हारे दूर का रिश्तेदार था, मेरा पालतू गुंडा था। वो तुम्हारे बदन से खेलना चाहता था, फिर तुमने जाने कैसे उसे अपाहिज बना दिया। उसका एक हाथ और एक पाँव हमेशा के लिए बेकार हो गए। वो बोली, तुम्हें उसके अंजाम से सबक सीखना चाहिए। आज या तो मैं सबक सीखूंगा या तुम्हें सिखा कर रख दूंगा। पुलिस और इंटेलिजेंस वाले तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। उन्हें शुबह है कि तुम टेलीपैथी जानती हो या कोई टेलीपैथी जानने वाला तुम्हारे अंदर मौजूद रहता है और वो तुम्हारी हिफाजत करता है। जो तुम्हारे करीब आता है वो उसे अपाहिज बना देता है या मार डालता है। तुम सब ख्वामखा मुझ पर शुबा कर रहे हो। मैं टेलीपैथी नहीं जानती, ना ही किसी टेलीपैथी जानने वाले को जानती हूँ। सांच को आंच क्या है, मैंने इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के डीजी से कहा है कि मैं तुम्हें अपनी कोठी में बुलाकर आजमाऊंगा। तुम्हारे बारे में अब तक की रिपोर्ट यह है कि जब तुम्हारी जान पर बन आती है या तुम्हारी आबरू खतरे में पड़ती है तो तुम किसी न किसी गैर मामूली हैरत अंगेज तरीके से बच निकलती हो। मैं देखूंगा कि तुम किस तरह अपनी इज्जत बचाकर यहां से जाओगी। मैं एक ही बात जानती हूँ, भगवान मेरी मदद करता है और मैं बचकर निकल जाती हूँ। यही मैं देखना चाहता हूँ कि भगवान तुम्हारी किस तरह मदद करता है। अगर वो मेरे दिमाग में आकर मुझे कमज़ोर बनाएगा, मेरे दिमाग को अपने काबू में करके मुझसे उल्टी सीधी हरकतें कराएगा या मुझे खुदकुशी करने पर मजबूर करेगा,
तो फ़ौरन ही पुलिस और इंटेलिजेंस वालों को मेरे हालात का इल्म हो जाएगा। वो सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और कानों से हेडफोन लगाए हमारी यहाँ की तमाम बातें सुन रहे हैं। वो परेशान होकर उसे देखने लगी। वो बोला, अगर टेलीपैथी जानती हो तो चलो इसका मुजाहिरा करो। अगर नहीं जानती हो तो अपने टेलीपैथी जानने वाले को बुलाओ। अगर ऐसा कुछ नहीं होगा तो मैं तुम्हारी इज्जत से खेलने में कामयाब हो जाऊंगा। तो हमें यकीन हो जाएगा कि तुम्हारे साथ टेलीपैथी जानने वाला कोई चक्कर नहीं है। ये बहुत ही मुश्किल घड़ी थी। किबरिया अगर उस हवस परस्त सियासी लीडर से जीना की आबरू बचाता तो ये साबित हो जाता कि उसके पीछे कोई टेलीपैथी जानने वाला छुपा हुआ है। फिर तो वो फरहाद होगा या उसका कोई ख्याल ख्वानी करने वाला ज़रूर होगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता कि टेलीपैथी के राज को छुपाने के लिए किबरिया उसकी आबरू की हिफाजत ना करता। हिफाजत तो करना ही थी, लेकिन दामन बचाकर। कहानी पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए मंसूर कहानियाँ।